कि हम लोग आपकी भारी डिमांड पर लेके आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का वन शॉट लेक्चर सीरीज। इसके अंदर हम लोग आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। आप सभी मैं अपने जूनियर से मिलता हूं तो वो सर बताते हैं कि सर एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत सारा यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, पर हम लोगों के हॉर्टिकल्चर के लिए कोई एक सीरीज लेके आइए, कुछ ऐसा लेके आइए जिसके अंदर हम लोगों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद हो सके। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं लेके आ रहा हूँ। मैं लेके आ रहा हूं नहीं, लेके आ चुके हैं हम लोग, हमने उसका लॉन्चिंग कर दिया है। मैं लेके आया हूं आपके लिए वन शॉट सीरीज जिसके अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके उसको कवर करेंगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले क्या पढ़ के जाना है, किन टॉपिक को स्किप करना है, कौन से टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है जिसमें से क्वेश्चन बैठेंगे। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, या हम लोगों ने जो हमारे सीनियर से सीखा है उसको हम आप लोगों के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हम लोगों का मेन मोटिव ही ये रहता है आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर के बच्चों को प्रमोट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कारण बच्चा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है तब एक तो घर से घर छोड़ के आता है, जब दूसरी जगह जैसे आईसीआर से एडमिशन होता है वो दूसरी जगह जाता है तो उसको वहाँ पर रहना सेट नहीं होता। वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो साउथ में चले जाते हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर होता है, उनको समझ में नहीं आता है, प्रोफेसर किस हिसाब से पढ़ाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं अपने आपको सेट करने में कि सर मैं मीडियम से था, मुझे समझ में नहीं आया, इंग्लिश मीडियम में प्रोफेसर ने पढ़ा दिया ऐसा वैसा, क्या सर नोट्स नहीं मिल पाए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक कंबाइन जो निचोड़ निकालने की हम लोगों ने कोशिश की है आप लोगों के लिए कि हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करना है, बच्चों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों की सीरीज बनाई है। वो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने सीखा है, जो हमारे सीनियर से सीखते हैं, हम लोग जो प्रोफेसर से डेली मिलते रहते हैं, उन्हीं सबका एक जो कंबाइन है वो निकालने की कोशिश की, एक निचोड़ हम लोगों ने इसमें निकालने की कोशिश की है। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज में जो हम लोगों ने लिया है वो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर लिया है आप लोगों का। इसके अंदर हम जितना भी फंडामेंटल्स का जो रहने वाला है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना क्या है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के अंदर ही मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा कि भाई क्या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो आप लोगों के पास एटलीस्ट सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उससे हमें क्या है कि पता चलता रहता है कि भाई हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट। तो एक टिक मार्क होता है, फोन के अंदर सबके पास होता है, पर एक हार्ड कॉपी एक्चुअल जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ फोन के अंदर है, ठीक है ये टॉपिक है, नहीं, आप लोगों के पास सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी से होता है रिमार्क कर सकते हो, आप लोगों के पास पता होना चाहिए भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो अलग हाईलाइटर से कलर से हाईलाइट कर लिया, या एग्जाम से पहले कौन सा देखना है। तो एटलीस्ट आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है वो एग्जाम आ गए तो निकलवा के हार्ड कॉपी एटलीस्ट अपने पास रख दो, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। ठीक है, सिलेबस की बात कर ली हम लोग। सीधा पहले इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं कि भाई सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप सीधा देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होगे, मैंने सिलेबस लगा दिया है। कोर्स कोड है HFS 20 आपके 101 है। ठीक है, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। 3 क्रेडिट का कोर्स दे रखा है 2+1। आप लोगों को ऐसा पता चल गया होगा 3 क्रेडिट का है, जिसके अंदर 2 प्रैक्टिकल क्लास होती है और 1 थ्योरी क्लास होती है। वो आप लोगों ने समझ लिया होगा, इस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा हम लोग आ जाते हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस के ऊपर कि भाई हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है, फर्दर हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर हम लोगों को क्या स्कोप है, हमारे डेली लाइफ में हमारे जो फूड है उसके अंदर, हमारा जो फूड साइकिल है उसके अंदर हमारा जो हॉर्टिकल्चर का है उसका क्या स्कोप है, अभी क्या स्कोप है, पास्ट क्या स्कोप था, फ्यूचर में क्या स्कोप रहने वाला है। उन सब चीज़ों को हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि भाई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, किन किन चीज़ों को हमारी जरूरतें करता है, हमारे डेली लाइफ में किस तरह से यूजफुल है, हमारे ह्यूमंस के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से हमारा हॉर्टिकल्चर है वो इंपॉर्टेंट है। वो सब चीज़ें हम इसको देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज, मतलब बहुत सारे हम लोग जो आप पढ़ोगे तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उसको अलग अलग कैटेगराइज डिवाइड कर रखा है। उसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन जैसे डाइकोट, मोनोकोट, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियड, उसका ग्रोथ अब जर्मिनेशन पे बेसिस कर रखा है हम लोगों ने। बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिवाइडेशन कर रखा है। जैसे क्लास वो आगे मैं सब बताऊंगा, अभी सारा यहाँ नहीं बताऊंगा, उसलिए आगे हम लोग इसमें भी देखेंगे बहुत सारा अलग अलग हम लोगों ने उसका जो ग्रोथ पीरियड है, उसकी बेरिंग हैबिट है, उसका फ्लावर टाइप है, तो ऐसा बहुत सारा जिसकी उसकी सॉइल टैलेंट है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात कर लेते हैं कि मतलब किसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स है, कौन सा फैट का रिसोर्स है, किसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, किसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो वो सारा भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, किसका एरिया ज़्यादा है, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब कि कौन सा एरिया में, जैसे आम का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, कौन से फ्रूट का ज़्यादा एरिया है, कौन से वेजिटेबल का सबसे ज़्यादा है, कौन सा फ्लावर ज़्यादा होता है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फ्लावर, तो वो हम लोग उसका एरिया एंड प्रोडक्शन देखेंगे भाई कि कहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे सिर्फ लोग ऐसे नॉर्मल करते हैं, कहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कौन सा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चीज़ देखने वाले कि भाई कहाँ पे इंपोर्ट होता है,
कौन सी चीज़ों का, कौन से वेजिटेबल्स का, कौन से फ्रूट का, कौन सा फ्लावर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कौन सा का हम एक्सपोर्ट करते हैं, कि मतलब कहाँ से जो हम कंज्यूम करते हैं और जो बाहर से हम लोग मंगाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे प्याज हो गया, भिंडी हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मेजर कंट्री। हम कौन से डिपेंडेंसी के, अभी तक इंडिया हमारी डिपेंडेंसी के हम लोग बाहर से मंगाते हैं, कौन सी चीज़ें हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे उसकी। ठीक है, जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो अलग अलग जोन्स पे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, एरिड, सेमी एरिड। और फिर हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की ओर बात करें तो जैसे कि टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग फ्रूट्स को हम लोगों ने टेम्परेचर वाइज अलग अलग बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है एरिया एंड जोन्स के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नर्सरी टेक्निक्स एंड देयर मैनेजमेंट, यहाँ पे एक जो आपका देख रखा नेक्स्ट, नर्सरी टेक्निक्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, कि नर्सरी जो हम लोग फ्रूट्स क्रॉप देखते हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप देखते हैं, या जो हम सैपलिंग, सीडलिंग्स जो हम तैयार करते हैं, जो हम लोग प्लांट्स तैयार करते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं, उसको नर्सरी कैसे प्रिपेयर की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं नर्सरी प्रिपरेशन करते समय हम लोगों। उसके बाद कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिसको हम नर्सरी बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर उसका नर्सरी लगा दी तो उसके बाद हम लोगों ने प्लांट ग्रो कर दिया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है, नर्सरी के अंदर प्लांट्स का क्या मैनेजमेंट रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं कि एक लोग नर्सरी कैसे चलती है, नर्सरी का मैनेजमेंट कैसे होता है, प्लांट्स कैसे तैयार होता है, हेल्दी सीडलिंग्स, सैपलिंग्स हम लोग कैसे तैयार करते हैं, वापस उसको प्लांट को ट्रांसफर कैसे, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो मान के चलिए आप लोगों का एक कोर्स हो रहा है कि प्लांट प्रोपोगेशन, नर्सरी मैनेजमेंट, तो उसके अंदर आप लोगों का 50% पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा नर्सरी मैनेजमेंट से। आप अगर यहाँ पे पढ़ लिया तो आप लोगों को वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने को नहीं, ऊपर से नॉर्मल देखने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। इसके अंदर आप अच्छे से पढ़ लेना। सॉइल एंड क्लाइमेट, डिफरेंट जो फ्रूट्स क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स है, उनको अलग अलग क्लाइमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। किसी को फ्लावरिंग के टाइम अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को फ्रूटिंग के टाइम अलग चाहिए होता है, कलर डेवलप करने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्लावरिंग साइड करने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको जर्मिनेशन के अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अलग अलग सॉइल एंड क्लाइमेट हम लोगों का इंडिया में भी डिवाइडेशन है कि भाई यहाँ इस एरिया में ये सॉइल पाई जाती है, इस एरिया में, या फिर पर्टिकुलर किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया कि आपके जो है वेजिटेबल्स गार्डन हो गए, कौन कौन से जो बहुत सारे गार्डन्स के टाइप होते हैं, वेजिटेबल्स गार्डन हो गया, आप लोगों का किचन गार्डन हो गया, एंड अदर टाइप्स ऑफ गार्डन, बहुत सारे टाइप के गार्डन्स होते हैं। तो उसके अंदर किचन गार्डन हो गया, फिर ट्रक गार्डन हो गया, फोर्सिंग गार्डन, वो बहुत सारे जो गार्डन्स है, गार्डन्स के टाइप है, वो हम लोग डे बाय डिस्कस करेंगे। किचन गार्डन अभी जो हमारे सिटीज़ एरिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, या किस तरह से वो हेल्पफुल है हमारी डेली लाइफ के लिए। जो आजकल हमारा मॉडर्नाइजेशन आता है सिटीज़ में, हम लोग जो अर्बनाइजेशन जो कर रहे हैं उसके अंदर कैसे हेल्पफुल होंगे, वो भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको पता हो जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसलिए हम सबसे पहले चालू करने से पहले आप लोगों का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लांटिंग एंड लेआउट ऑफ मैनेजमेंट ओवरचार्ट, कि हम लोग कोई भी ओवरचार्ट लगा रहे, कोई सा बगीचा लगा रहे, तो उसके अंदर हम लोग को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक से हम लोग गार्डन जो है हमारा ओवरचार्ट लग सकता है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। प्लांटिंग, कौन से प्लांटिंग सिस्टम, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेक्सागोनल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम रहता है, उसको हम लोग किस तरह से करना है। जैसे अगर प्लांटिंग डिस्टेंस, अलग अलग फ्रूट्स क्रॉप्स की अलग अलग की सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्लांटिंग डिस्टेंस होती है, तो उन चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है, कौन सा वेराइटी कौन सी क्रॉप किस डिस्टेंस पे लगती है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रूनिंग होती है। ट्रेनिंग प्रूनिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है, किस में कब की जाती है, कौन सा समय पे की जाती है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पीजीआर देखेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप लोगों का, कि भाई पीजीआर किस तरह से हमारी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, पीजीआर किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, जो मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, आप लोगों का जो फर्टिलिटी है कि भाई हम किस प्रकार से किस सॉइल में, या हमारे जो प्लांट जो ओवरचार्ट लगा रहा है उसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रखें कि जिसके समय लंबे समय तक हम न्यूट्रिशन उसमें अच्छा ले सके, हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्शन है हम ले सके, तो उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे होता है, कब कौन सी खाद देनी है, कैसे क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कैसे इंक्रीज़ करना है, कौन सा खाद हम डालेंगे तो हमारे अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक और टॉपिक आपका वीड मैनेजमेंट, अगर ओवरचार्ट लगाया है, कुछ भी क्रॉप लगाई है, या तो उसके अंदर कैसे वीड मैनेजमेंट करना है, कब वीड मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है वीड मैनेजमेंट, कौन कौन सा वीड लगता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या क्या कि क्रॉप का मेन्योर हो गया, जैसे हम जो क्रॉप का रेजिड्यू बच जाता है वो हो गया। हमारे फर्टिलाइजर्स आ गए, डिफरेंट मेथड्स और एप्लीकेशन, कि मतलब फर्टिलाइजर को देने के अलग अलग मेथड आ गई कि भाई हम लोग उसको फर्टिलाइजर कैसे दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू दे रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग के थ्रू दे रहे हैं, किस तरह देना है, कब देना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गया। इसके डिफरेंट अलग अलग फर्टिगेशंस हो गया, वो सारी मेथड्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि डेफिनेशंस आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है कि भाई क्रॉप में दो नंबर के क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, मल्टी टेराई क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, ये आप लोगों को करने वाला है। और एक ये टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्चिंग,
मल्चिंग क्या होती है, कितने टाइप की मल्चिंग होती है, ऑब्जेक्ट मल्चिंग के क्या फायदे हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग हैबिट्स ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, ठीक है, अलग अलग बेयरिंग हैबिट्स होती है, कोई न्यू ग्रोथ पे करता है, वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर इसका देख लेंगे, आप लोगों को क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उससे आप लोगों को सही अच्छे से दिखेगा। ठीक है, वापस हम लोग चालू। ठीक है, ये हो गया मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग फ्रूटफुलनेस एंड अनफ्रूटफुलनेस, ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से बनेगा कि फैक्टर ऑफ अनफ्रूटफुलनेस या किन कारण से होता है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे भाई कि अनफ्रूटफुलनेस किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, क्या कारण रहते हैं। कि जैसे अनफ्रूटफुलनेस का सिंपल सा अगर लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो आप लोगों का है कि भाई हम लोगों में जो देखते हैं ना ऑफ ईयर, ऑन ईयर, ऑफ ईयर, जो हम लोगों के मोस्टली मैंगो में हम लोगों को देखना मिलता है कि भाई एक साल तो अच्छा सा हमें फल अच्छा लग गया, उसके ऊपर फ्लावरिंग हो गई, पर एक साल उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है, तो मतलब ऑन ईयर ऑफ ईयर, जब फ्लावरिंग आएगी तो हम उसे ऑन ईयर बोलेंगे, जब फ्लावरिंग नहीं आएगी हम उसे ऑफ ईयर बोलते हैं। तो किस कारण होता है उसका, और भी हम लोग उसका मैनेजमेंट कैसे करना है कि भाई हम लोगों को ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो उसका समाधान किस तरह से करना है, किन किन कारणों की वजह से ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि जिसमें एक साल फ्लावरिंग आती है, एक साल फ्रूटिंग आती है, पर एक साल नहीं आती है, तो सारा हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम सब चीज़ें देखेंगे। क्या कारण है उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन भी हम लोग जानेंगे कि भाई उसके पीछे क्या रीजन है, उसका ओवरव्यू कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ ऑर्चार्ड, ठीक है, टॉप वर्किंग, फ्रेम वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग एंड मार्केटिंग चेन मैनेजमेंट। ठीक है, रीजनरेशन मतलब कि हमारा जो पुराना ओवरचार्ट हो गया है, मतलब कि मान के चलिए कोई बगीचा मेरा 40-50 साल पुराना हो गया है, अब उसके अंदर जो प्रोडक्शन तो आएगा, आप लोगों का कभी प्रोडक्शन के बंद नहीं होगा, पर एक जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है कि जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर मान के चलिए 15 से 20 किलो हमारा फ्रूट आया, 25 किलो फ्रूट आया, और पेड़ बहुत बड़ा है कि जो 100 से 150 किलो हमारा प्रोडक्शन दे सकता है, पर उसके ऊपर प्रोडक्शन क्योंकि उसकी एज हो गई है, अब उसमें ग्रोथ नहीं है, जो पुरानी ग्रोथ हो गई है, तो इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मेथड्स होती है, उसके अंदर हम लोग उसको कट करते हैं और एक पुनर्जीवित करते हैं, उसके अंदर हम ऐसा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह से कौन सा किस तरह एंगल से कट लगाना है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे पुराने एक ओवरचार्ट को फिर से जिंदा करने के लिए। वो उसके अंदर रीजनरेशन टेक्निक बोलते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है और अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग ट्रीज के लिए अलग अलग हाइट्स होती है कि किस एंगल से उसको काटना है, कैसे काटना है, कब काटना है, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फ्रेम वर्किंग हो गया कि मतलब उसका कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, एक अच्छा सा ओवरचार्ट लगा रहे तो उसके अंदर मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई, वो सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो आपका ओवरचार्ट इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है उसके अंदर हम लोग आपका मैनेजमेंट के अंदर देख लेंगे भी कौन सा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, कि अभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिफरेंट थिंग एंड नेचुरल फार्मिंग इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर नॉट सिमिलर। आप लोग दोनों को सिमिलर मत समझिए कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल सेम है, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, कि मतलब नेचुरल फार्मिंग से अलग होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग होती है। अभी हमारे जो है ऐसा ऑलमोस्ट 2 साल से हम लोगों का ये कोर्स भी चला रखा है नेचुरल फार्मिंग करके, जो एक हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक उसमें चलता है और एक इम्फाल में कहीं जाके आपका, और एक ये पूसा आपकी रानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर आप लोगों का ये जो नेचुरल फार्मिंग का कोर्स चलता है। तो गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे उसके ऊपर प्रमोट कर रही है, उसके ऊपर ध्यान दे रही है कि हम लोगों को नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक लास्ट का जो टॉपिक है जो है मार्केट चेन एंड मैनेजमेंट, कि हम लोगों ने जो प्रोड्यूस कर दिया है उसको हम लोग मार्केट में कैसे सेल करेंगे, एक फार्मर से हम जो फार्मर की फील्ड है वहाँ से लेके हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँचाएंगे उसको, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि फार्मर ने हमने खेत में प्रोड्यूस तो कर दिया है पर वो मार्केट तक कैसे पहुंचता है। जो हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग कैसे करते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता कैसे, कि वहाँ तक पहुंचता कैसे, कोल्ड चेन कैसे फॉलो होती है, वो सब चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो आप लोगों का ये सिलेबस का मैंने ओवरव्यू कर दिया, आप लोग सीधा हम स्लाइड्स की ओर जाते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिलेबस का ओवरव्यू होना जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हम लोगों को ऊपर से पढ़ना क्या है, एक आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई हम लोगों को ये टॉपिक्स ये पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है। आप लोगों का जो एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा फैट का रिसोर्स है, कौन सा विटामिन का रिसोर्स है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट। और एक स्कोप एंड इंपॉर्टेंस जो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनना कंफर्म है आप लोगों का। न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला कंफर्म हो गया है। उसके बाद एक साइंटिफिक नेम, अगर आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो जितने याद कर सको उतने साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ये आपको ओरिजिन, ये तो आपको मुंह पे याद होने चाहिए। कहीं पे भी चले जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक हॉर्टिकल्चर की डिग्री करोगे, पीएचडी तक चले जाओगे तो ये चीज़ आप लोगों को काम होनी। हाँ, साइंटिफिक नेम तो आप लोगों को आना चाहिए, जैसे सारी क्रॉप्स का हो गया। ठीक है, एक लोग हम लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो भी हमारे पास आता है तो हम लोग उसके अंदर डालते रहते हैं, जिनमें साइंटिफिक नेम हो गया। हमारे पास कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके अंदर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस टेलीग्राम पे नहीं बनाया हम लोग, व्हाट्सअप पे हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी बनाने का सोच रहे हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे।
ठीक है। उसके बाद ग्रुप बनाया, उसके अंदर PYQs है, कुछ भी हमारे पास पेपर वगैरह आता है तो हम लोग उसके अंदर आप लोगों के अपलोड करते हैं। इसका नीचे लिंक है तो उससे आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ओवर चार्ट सिस्टम मैनेज, ओवर चार्ट जो है वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है वो आप लोगों का हो जाएगा। डिफरेंट टाइप का ओवर चार्ट मेथड बताओ कौन सा बेस्ट है, वो आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के गार्डन्स के टाइप हो गए, जो मैंने बताया था गार्डन्स के अलग अलग टाइप होते हैं। मान ली 7 टाइप का जो आपको गार्डन होता है, वो 7 टाइप के जो गार्डन है उनका पूछ सकता है कि भाई गार्डन से हो गया। अनफ्रूटफुलनेस का आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ये पूछेगा आप लोगों से। उसके बाद आप लोगों के मल्चिंग के मेरिट्स, डीमेरिट्स और मल्चिंग होती क्या है वो पूछ सकता है, कितने टाइप की मल्चिंग होती है, वो एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों का वीड मैनेजमेंट नहीं, उसके बाद सॉइल एंड क्लाइमेट ये नहीं, आपके बाद लेआउट प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, प्लांटिंग डिस्टेंस आ सकती है कि कोई सी पर्टिकुलर क्रॉप दे दी है, उसमें नॉर्मली इन जनरल क्या होता है, या फिर पर्टिकुलर कोई सी वैरायटी दे दी कि भाई इसमें कितना प्लांटिंग डिस्टेंस होता है, वो पूछ सकता है। वो सीधा हम लोग आके देखेंगे। और भी कोई इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग आप लोगों के एग्जाम से पहले जो है वो एक गेस्ट पेपर लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि भाई क्या पढ़ के जाना है। पर एक बार आप वन शॉट सीरीज़ के अंदर मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर इन डिटेल अगर लेक्चर सीरीज़ होती तो मैं आप लोगों को फिर भी बता पाता, पर अभी टाइम की लिमिटेशन से मेरे को भी तो उस वजह से मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊँगा। चलो सीधा हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हॉर्टिकल्चर है क्या। आप लोगों को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वो हॉर्टिकल्चर होती क्या है। तो मैं सीधा टर्म में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा बता देते हैं। हॉर्टिकल्चर इज अ टर्म, हॉर्टिकल्चर इज अ टर्म, द टर्म इज हॉर्टिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ही आपका क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में या MCQ में बन सकता है कि हॉर्टिकल्चर कौन से शब्द से, कौन से वर्ड से डिराइव करती है। हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है वो कौन से शब्द से, कौन सी भाषा से डिराइव करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा इस जगह पे लैटिन, लैटिन से हमारा जो हॉर्टिकल्चर टर्म है वो डिराइव करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो कि हॉर्टिकल्चर का जो है वो क्या होता है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। इसका मतलब हॉर्टस प्लस कल्चरा, अगर इस आप हॉर्टिकल्चर को तोड़ के देखोगे तो ये बनेगा आपका हॉर्टस प्लस कल्चरा, ठीक है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, कल्चरा मीनिंग होता है टू कल्टीवेशन। तो इसका अपन मीनिंग निकालेंगे तो क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, कि मतलब एक जो हमारा गार्डन है, बगीचा है, उसको हम लोगों को कल्टीवेशन करना है, या हमारी जो एक सॉइल है उसको, जो हमारा बगीचा है उसको कल्टीवेशन करना है। इसका पूरा जो आप तोड़ के निकालोगे तो उसका मतलब निकलेगा हॉर्टिकल्चर। इज मीन्स हॉर्टस प्लस कल्चरा। ये पूछा जाएगा कौन सी वर्ड से, कौन सा भाषा से लिया गया है, तो आप लोगों का लैटिन है। दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बन जाएंगे डेफिनेशंस के अंदर, डेफिनेशन नहीं, इसका जो ऊपर का जो पार्ट है उसके अंदर से डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे कि हॉर्टिकल्चर में भी डिफाइन एज द साइंस एंड टेक्निक द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ द फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एनिमल प्लांट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में भी डिफाइन एज, आप लोगों को अगर आ जाएगा कि डिफाइन एज अ हॉर्टिकल्चर, तो आप लोगों को क्या करना, हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन है कि उत्पादन करना, प्रोसेसिंग हो गया मतलब उसको हम लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद क्या प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हो गया। एंड इट्स मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेसीज, प्लांटेशन, मतलब उसको प्रोडक्शन करना, उसका मैनेजमेंट करना, वो सारी हो गई। या फिर आप इसको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आता, एक सिंपल सी डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, मतलब कि हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स एंड स्टडी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक प्लांटेशन क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप्स, वेजिटेबल्स क्रॉप, फ्रूट क्रॉप्स, जो भी अगर मेडिसिनल, एरोमेटिक्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर क्रॉप्स, इट्स मैनेजमेंट, इट्स प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। मान के चलिए कि आप लोग वापस सुनिए, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप्स एंड फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, their production and its management to sell out in the market and to generate some income। कि हम लोगों का मेन मोटिव क्या है कि हम लोग इन सबका जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स क्रॉप्स है, हम लोग एरोमेटिक क्रॉप्स हो गया, फ्लावर क्रॉप्स हो गया, इन सबका क्या करना है, हम लोगों को प्रोडक्शन करना है। देन उसके बाद उसका मैनेजमेंट करना है। हम लोगों को सिर्फ प्रोड्यूस तो कर दिया है, उसके बाद उसको मैनेजमेंट करना है। एंड देन सेल इन मार्केट, कि हम लोगों को उसको मार्केट में भी बेचना है कि उससे हम लोग कुछ पैसा कमा पाए। मेन मोटिव ऑफ द फार्मर क्या है, हम लोगों को जो है इनकम जनरेट करना है फार्मर्स के लिए। हम लोग कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं किस लिए करते हैं कि हम लोग उसमें थोड़ा सा पैसा कमा पाए, हम लोगों को कुछ इनकम मिल पाए। जो फार्मर्स का मेन मोटिव है कि भाई हम लोगों ने कुछ मेहनत की, हम लोगों ने खेतों में कुछ प्रोड्यूस किया है, तो हम लोग उसको सेल करके मार्केट में अपनी जो फैमिली की जो नीड्स है, जो हम लोग एक बेसिक ह्यूमंस की नीड होती है, फैमिली नीड्स होती है, उसको फुलफिल कर सके, तो उसको मार्केट में सेल करके कुछ मनी को हम लोग उसे अर्न कर पाए, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती है हॉर्टिकल्चर की, मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर से बताऊंगा, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, फर्स्ट हो गया हमारी पोमोलॉजी, ठीक है, रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप। पोमोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर हम लोग किसके स्टडी करते हैं, फ्रूट क्रॉप्स की स्टडी होती है, जो कि कल्टीवेशन होता है वो पोमोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। जो हम लोग जितने भी फ्रूट्स क्रॉप लगाते हैं, आम, लीची, जो हमारा होता है वो प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर, ये हमारे पोमोलॉजी के अंदर आ गया, ठीक है।
ये जो हमारे पोमोलॉजी के अंदर है। ओलेरिकल्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर सीधा है कि आप लोगों का वेजिटेबल्स को जो ग्रो करना है, वेजिटेबल्स को स्टडी करते हैं, जो ग्रो करते हैं वो ओलेरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंदर आप लोगों का फ्लावर क्रॉप्स आ जाएगी, जो भी हम फ्लावर क्रॉप्स का ग्रो करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स ये आगे रेफर्स टू क्रॉप लाइक कोकोनट्स, एरिका नट, रबर, कॉफी, जो भी आप लोगों के मोस्ट ऑफ द साउथ रीजन्स में जो होती है, जो लार्ज स्केल पे होती है, इसको क्रैश क्रॉप भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसका कि भाई कि हम लोग ग्रो करते हैं, उनसे कुछ रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है या फिर हम लोग उसका कट करके उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में सेल करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई आप लोगों की, ठीक है। स्पाइसेस में हो गया वही आपके कार्डमम स्पाइसेस यानी मसाले वाली, जो ब्लैक पेपर हो गया, नटमग हो गया, ठीक है, कार्डमम यानी इलायची होगी, ब्लैक पेपर हो गया आप लोगों का, जैसे दालचीनी वगैरह जो भी इतना हम लोग करते हैं स्पाइसेस के अंदर आप लोगों का आ जाता है। मेडिसिनल के अंदर बात करता हूँ तो मेडिसिनल क्रॉप्स आ गए आपके, जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, जो भी हमारी मेडिसिनल जो होती है वो आपकी क्रॉप आ गई। एरोमेटिक यानी सुगंधित, जिससे हम सुगंध जो एरोमा आता है जिसके अंदर वो आ गया, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, कि मतलब हम लोगों ने जो प्रोड्यूस कर दिया है उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे कि जितना भी हम लोगों ने खेत से प्रोड्यूस किया है या फिर हमने कोई सा प्रोडक्ट लेके आ गए तो उसके बाद उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कि हम लोग उसका कैसे लॉन्ग टाइम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, या फिर उसका कोई ड्राई प्रोडक्ट बना के हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मतलब ग्रेडिंग, मतलब उसको साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। पैकेजिंग कैसे करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग होती है, उसको पैकेजिंग करना है, उसकी कैसे पैकेजिंग करेंगे कि हम लोग जो बाहर जो भेज रहे हैं जैसे मार्केट के लिए सेल पे तो डैमेज ना हो, उसका पैकेजिंग। स्टोरेज कैसे करना है कि हम लोग उसका कैसे स्टोर करेंगे कि हम लोग टाइप तक उसको स्टोर करके रख सके ताकि मार्केट में सेल कर सके, हमारा जल्दी प्रोड्यूस खराब ना हो। उसके बाद प्रोसेसिंग हो गया, जैसे कि प्रोसेसिंग में हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन करना है। मेन मीनिंग ऑफ द प्रोसेसिंग इज द वैल्यू एडिशन, कि हम लोगों ने कोई सा प्रोडक्ट लिया है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ आंवला, तो आंवला अगर मैंने सीधा मार्केट में सेल किया तो 25 से 30 रुपये किलो मेरा आंवला बिक गया, ठीक है। अगर थोक में रिटेल में अगर कोई लेके जाता है तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 रुपया या फिर 18 से 20 रुपये आप मान के चलिए, ठीक है। 25 से 30 रुपये भी अपन पकड़ते हैं तो चला गया। अगर यही बात मैंने उसकी कैंडी बना दी या उसकी ट्रॉफी बना दी या उसको ड्राई कर दिया तो 5 आंवला जो आता है मार्केट में डिफरेंट प्रोसेसिंग कर दिया तो उसमें क्या होगा, इसका वैल्यू एडिशन हो गया। एक जो मुझे 25 से 30 रुपये मिलता वही मुझे 100 से 150 मिल गया। मैंने केरी ली, उसको 30 से 40 रुपये मुझे केरी मिल गया। यही फार्मर से मैंने 30 से 40 रुपये केरी कर दी, मैंने उसका अचार डाल दिया तो क्या होगा 150 से 200 रुपये किलो मिल गया। यही कि हम लोग उसका प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडिशन कैसे बढ़ा सकते हैं। अब लोग वो टाइम गया कि जैसे हम सीधा हमने रो बेच दिया, ऐसा नहीं। अब लोग उसमें प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उससे काफी अच्छा मुनाफा काम सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग बने गवर्नमेंट्स का भी काफी ज्यादा है, अब फार्मर भी थोड़ा अवेयर हो रहा है। पहले फार्मर इतना अवेयर नहीं था और अभी भी कहीं ना कहीं है, अवेयरनेस इतना नहीं आया, पर धीरे धीरे फार्मर्स अब एग्रीकल्चर में काफ़ी जो हमारा कोल्ड स्टोरेज है, मशीनरी है वो बढ़ गई है, तो पोस्ट और इसमें भी जो है वो बढ़ रहा है, हम लोगों का ध्यान जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, हमारे फार्मर्स भी अवेयर हो रहा है, ठीक है, ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करते हैं फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, कि भाई कि क्या क्या फीचर्स है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस आर मोस्ट ऑफ द फ्रेश स्टेट एंड हाईली पेरिशेबल, ठीक है, कि हम लोगों को इसको जो कंज्यूम करते हैं वो हमेशा फ्रेश स्टेट में। हम लोग भी कभी देखते हैं ना ताज़ा फ्रूट्स या कुछ भी लेने जाते हैं तो हम लोग हर चीज़ ताज़ा मांगते हैं, ताज़ा सब्जी दे दो, ताज़ा फ्लावर दे दो। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पुरानी मर जाए, तो उसको ताज़ा जो क्रॉप्स होती है उसको हम यूज़ करते हैं, तो इसका मेन ये रहता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंटेंसिव कल्टिवेशन रिक्वायर लार्ज इनपुट्स एंड कैपिटल लार्ज टेक्निक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हाँ, आप लोग अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रहे तो आप लोगों को एक बार जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा होगा। आप लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर पैसा जो है, कैपिटल है, आप लोगों का इनकम कैपिटल है, वो आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लार्ज एरिया में लगा रहे हो, जैसे कि लार्ज एरिया में लगाओगे तभी आप लोगों को कमर्शियल प्रोडक्शन ले पाओगे। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन लेना है तो 2 पेड़ लगा कर आप कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जितना एकड़्स में आप लोगों को प्लांटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का जो है वो जो आप लोगों का कमर्शियल है, एक जो मार्केट में सेल आउट के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन है वो आप लोगों को मिल पाएगा। तो उसके अंदर आप लोगों को लार्ज लेबर्स की जरूरत पड़ेगी और टेक्निकल लोग, मतलब कि जिसको पता होना चाहिए कि एक ओवरचार्ज के अंदर क्या बीमारी आती है, कैसे पानी देना है, कौन सा प्लांट है, एक टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, कभी फार्मिंग का कुछ पता ही नहीं है, कभी खेत में नहीं गया, आप उसको बोल दो कि ओवरचार्ज मैनेजमेंट कर दे, मेरा पानी दे दे, ऐसा। तो एक टेक्निकल लेवल होना चाहिए, आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए। जो ओवरचार्ज चला रहा है उसको मेरे पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी आती है, कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कौन सा प्लांट कैसे, क्या ट्रेनिंग प्रूनिंग, हर चीज़ उसको नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल लोगों की आपकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जिसको कुछ नहीं पता और आप सीधा उसको लेके चले गए ओवरचार्ज के अंदर, तो आप लोगों का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पैसा भी लगेगा, कैपिटल भी लगेगी, लेबर भी आप लोगों को चाहिए होगा, क्योंकि इतना सारा करना है तो आप अकेले तो नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको लेबर की, हार्वेस्टिंग के लिए अलग लेबर की चाहिए होगी, वीडिंग के लिए अलग मैन चाहिए और इरिगेशन के लेबर अलग चाहिए, मैन्योर फर्टिलाइजर अप्लाई के लिए लेबर चाहिए होता है, तो आपको लेबर तो इसके अंदर चाहिए होगा, ठीक है। कल्चर ऑपरेशन लाइक प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग स्किल एंड स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है। आप लोगों को वही बता दिया, ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए आप लोगों को स्पेशल जिसको पता होता चाहिए, जो माली हम बोलते हैं कि जिसको पता चलता है भी ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे करनी, कब टाइम करनी, कहाँ से कौन सी ब्रांच को कट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। हम लोग जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एप्पल के अंदर ट्रेनिंग प्रूनिंग
इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की जो आप लोगों की पिछले ईयर की जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है उसी पे डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कैसा आएगा। आप लोगों की लास्ट ट्रेनिंग प्रूनिंग रहेगी उसके ऊपर आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता जिसको नॉलेज है, जो स्पेशल प्रैक्टिस है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है जिनको पता होता है, या फिर कोई जिसने काफ़ी समय से स्किल लेबर है, वही इन सब चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए भी होता है कि कौन से स्टेज पे हार्वेस्टिंग करना है। जैसे हमारा टी वगैरह हो गया तो उसमें पता होना चाहिए कि हम लोगों को कौन सी लीव को हार्वेस्ट करना है, कौन से छोड़ना है, या कौन सी स्टेज पे हम लोगों को जो है अपना जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करना है कि उसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक बचा सके, किस तरह से हार्वेस्ट करना है, कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इसमें आप लोगों को स्पेशल जो लोग है, स्किल्ड लेबर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आर रिसोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एल्कलॉइड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, रिसोर्स ऑफ विटामिन्स। जैसे हम आगे हम लोग देखेंगे टेबुलर फॉर्म में कि रिसोर्स ऑफ विटामिन्स होता है। हम लोग जैसे देखिए विटामिन ए का रिसोर्स हो गया, विटामिन बी का सोर्स हो गया, सी का, वेजिटेबल्स में फ्लावर, हम लोग बहुत सारे रिसोर्स होते हैं हम लोगों के पास। हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस होता है सिर्फ वेजिटेबल्स के थ्रू भी हम लोगों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, फ्रूट्स जो फ्रूट्स होते हैं उसके थ्रू भी मिलता है, बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर भी ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो हम लोगों का बहुत सारे डिजीज वगैरह या उनका क्योर करने में हम लोगों का हेल्प करता है। उनके अंदर भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो ये हॉर्टिकल्चर रिसोर्स होता है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स एंड एल्कलॉइड्स का। ठीक है, एस्थेटिक जो वैल्यूएशन होता है, हम बहुत बार हम लोग जो आप लोग कॉलेज वगैरह में देखते हो तो ये जो गार्डन्स लगे होते हैं, वो लॉन्स लगे होते हैं, या हम लोग सिटीज़ में गार्डन लगे होते हैं कहीं पे, तो उसको तरफ देखते तो किस तरह से हम लोगों को वहाँ पे जाते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ फील होता है वो, क्योंकि एक एस्थेटिक व्यू को हमारे बढ़ाता है। कहीं पे आसपास देखिए रूखा सूखा हो, आपके घर के पीछे भी छोटा सा गार्डन हो, तो कितना जाके आपको बैठ जाओ तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलता है। तो एक हमारी जो ब्यूटी है उसको भी हमारा गार्डन वो बढ़ाता है। कहीं पे फूल वूल लग रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो एक एस्थेटिक वैल्यू को हम लोगों का जो है हॉर्टिकल्चर बढ़ाता है, जिसके अंदर हम फ्लावर वगैरह सब कुछ लगा देते हैं, कुछ पेड़ लगा दिए, कुछ फ्लावर्स लगा दिए, तो कुछ छोटी सी वेजिटेबल्स कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों का जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो हमारा एक व्यू है, जो हमारी आई है, आई को देखने के लिए जो हम देखते हैं ना परिदृश्य, उसको एक अच्छा कर देता है, हमारी आंखों को चुभता नहीं है। कोई बंजर जमीन पड़ी आप वहाँ पे जाके नहीं बैठोगे, एक अच्छा सा गार्डन है जहाँ पे छोटा फूल है, बर्ड्स आ रही हो, तो उस तरह को एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा देखने को मिलता है। तो हमारी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों की। उसके बाद द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे सोर्स है उसका हम लोग वो प्रोड्यूस होता है एज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। बहुत से मैंने बता दिया कि न्यूट्रिएंट का होता है, विटामिन्स का होता है, मिनरल, फ्लेवर्स, अरोमा, एल्कलॉइड्स, ओलेरेजिन, फाइबर्स हम लोगों को ऑब्टेन होता है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। द सोर्स ऑफ मेडिसिन, अब हमने आगे लेके देख लिया कि कौन कौन से मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स हम लोगों का होता है। ठीक है, एंड इट्स इकोनॉमिक प्रोपोर्शन टू हायर गिव रिटर्न्स पर यूनिट एरिया एंड एनर्जी एंड मनी एंड जॉब्स। ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स मतलब हम लोग जो नॉर्मल क्रॉप लगाते हैं उसके कंपैरिजन में कई ज़्यादा हम लोगों को इकोनॉमिक रिटर्न्स देता है ये। या हम लोगों ने नॉर्मली जो हमारी क्रॉप लगाई है, जैसे गेहूं, मक्का, धान हम लोग लगाते आ रहे, पर एक आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा के देखिए, उसका जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट जो रिटर्न है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आप लोग उसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि टर्म्स इन एनर्जी की, मतलब आप लोगों को जैसे कोई सीरियल्स खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, या फिर आप फ्रूट्स खा के देखिए तो आप लोगों को हायर एनर्जी मिलेगा फ्रूट्स खाने से। ठीक है, एंड मनी एंड जॉब, आप लोगों को पैसा भी रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट में मैंने कोई सा ओवरचार्ट लगाया है, कोई सा बगीचा लगाया, मेरा आम का बगीचा था, तो मैंने अगर सेल आउट किया है तो मैं अपनी जो नॉर्मल क्रॉप कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे को मेहनत भी कम लगी। जैसे मैंने गेहूँ, मक्का, धान, हमारा जो इंडिया में मोस्टली हम लोग जो फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द रीजन में यही ग्रो करते हैं हम लोग, तो ये हो गया ना कि उससे जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा। पर ये चीज़ कि मैंने और चार्ट लगा दिया तो उसके अंदर हम लोगों को कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर यूनिट एरिया हम लोगों को मनी वो जहाँ भी आएगा। हम जॉब्स एम्प्लॉय को भी बढ़ा सकते हैं। आगे एक पॉइंट भी ये दिया हुआ है कि जॉब्स किस रिगार्डिंग बात की, कि हम लोग अगर और चार्ट लगाते हैं तो हम लोग जॉब को भी जनरेट करते हैं, जॉब भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब कि नौकरी को जनरेट करता है 860 मतलब 860 लोग मेन पर एनुअल फ्रूट्स क्रॉप एज पर अगेंस्ट 43 मेंस एनएम फॉर सीरियल्स क्रॉप। यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर आप लोगों को क्लास मतलब डिफरेंस दे रखा है कि 860 लोग आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक फ्रूट क्रॉप अगर आप लगाते हो, एक ओवरचार्ट है तो पर एनम आप लोगों को 8 से 60 लोगों की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर आप लोगों का जो प्रोडक्शन है उसको लेने के लिए। यही बात अगर हम लोग सीरियल्स लगाते हैं तो हम लोगों ने जो जैसे धान, मक्का, गेहूँ लगा दिया तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है 143 मेन पर एनम की, मतलब हम लोगों का ग्रोइंग से लगा के जो हम लोग उसके ग्रोइंग करते हैं उससे लगा के हम लोगों को हार्वेस्टिंग तक है ऑलमोस्ट 143 लोगों की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। पर यही आप फ्रूट क्रॉप लगाते हो तो उसके अंदर आप लोगों का क्या होगा 860 लोग आप लोगों को मिलेगा। तो किस तरह से ये जॉब को एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा है, हम लोगों ने कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या बढ़ती है, जो रूरल एरिया में होते हैं, तो उसको भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो उन लोगों अपने भी काम आसान हो गया और उन हम लोगों ने लोगों को जॉब भी दी है। तो उससे क्या होगा कि हम जो देश में जो भूखमरी है, गरीबी है, उस चीज़ को भी हम रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, नीचे दे रखा है कि 1000 से इससे भी ज़्यादा, जैसे हम लोगों को ग्रेप्स, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, 1000 से 2500 लोग पर
डे पर एनम लोगों की हम लोगों को जरूरत पड़ती है इसके लिए, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड थ्रू द हार्डी फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, कि हमारे पास जो बंजर जमीन पड़ी है उसके अंदर हम लोग सीरियल्स वगैरह तो लगा नहीं पाते, पर हम लोग ऐसे हार्डी क्रॉप्स होती है जो ड्रॉट टॉलरेंस होती है, सॉल्ट टॉलरेंस होती है, जैसे आंवला हो गया, बेर हो गया, तो कुछ क्रॉप या ऐसे क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हमारी बंजर पड़ी जमीन का हमने यूटिलाइजेशन कर दिया, हमारा जो प्रोडक्शन है वो आ गया, हम लोगों को इनकम जो है सोर्स का इनकम का मिल गया, हम लोगों का पैसा आना चालू हो गया, बंजर पड़ी जमीन का यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये होता है ना कि एक वेस्ट लैंड पड़ी थी उसको तुम लोग कुछ ग्रो नहीं कर पाते, पर हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, हमारे पास पानी की कमी थी तो हमने आड़ी क्रॉप्स लगाई थी, तो उससे हम लोगों का आ जाता है, पैसा आना चालू हो जाएगा, कुछ न कुछ प्रोडक्शन हम लोगों का। बंजर पड़ी थी तो खाली पड़ी रहने से अच्छा कुछ न कुछ प्रोडक्शन हम लोगों का आना स्टार्ट हो जाता है। एज ए सस्टेनेबल फैमिली इनकम बिकम कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम होम गार्डन, यहाँ पे देखा कि छोटा सा हम लोग होम गार्डन भी लगा के अगर अपनी फैमिली के लिए भी सस्टेनेबल फैमिली के मतलब कि कुछ ग्रो कर दिया मैंने अपनी फैमिली के लिए, ज़्यादा नहीं, मैं मार्केट में सेल आउट के लिए नहीं, पर अपनी जो फैमिली की नीड्स है उनको भी फुलफिल कर पा रहा हूँ। जैसे कि मेरे घर के पीछे मैंने कुछ लगा दिया, मेरा छोटा सा खेत है उसके अंदर कुछ मैंने 4 पपीता के पौधे लगा दिए, थोड़ी सी हरी मिर्च लगा दी, थोड़ी सब्जी लगा दी, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली की फुलफिल जो नीड्स है उनको तो पूरा कर पा रहा हूँ, मुझे मार्केट से डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी कि मैं अपनी फैमिली को हेल्दी फूड जो है वो खिला रहा हूँ। गांव में मोस्टली जो छोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के पास एरिया कम है तो वो छोटा सा है अपने कुछ 4 पपीता के पौधे लगा दिए, कुछ 1-2 नींबू के पेड़ लगा दिए, कुछ अमरूद लगा दिए, तो यही सब चीज़ों से हम लोग होता है ना कि फैमिली की जो हमारा डेली नीड्स के हम जो है उनको पूरा कर पाते हैं। उसके हम लोगों का मार्केट जो एक्सपेंस है वो हमारा बचता है, उससे जो सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है, हम लोग हेल्दी फूड भी खाते हैं, हमारी हेल्थ है वो भी इंप्रूव रहती है, ठीक है। एज पर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर भेजेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोगों का इंपोर्ट कम करना है, हमारा मोटिव है कि हम लोगों को इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। अगर ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि फॉरेन जो मनी है, फॉरेन करेंसी हम लोगों के पास आएगी, तो हम उसको फॉरेन करेंसी आ गई तो हम लोगों का देश है वो देश की जीडीपी में हेल्प होगा, हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा देश एक तरक्की करेगा। तो ये सारी चीज़ रहती है कि हम लोग अच्छा से ज़्यादा अगर करेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि बाहर दूसरी कंट्रीज़ में उनमें सेल आउट करेंगे, तो उसके कारण फॉरेन जो मनी आएगी, हम लोग हमारे पास जो करेंसी है वो बढ़ेगी, तो हमारा देश की जीडीपी है वो बढ़ेगी, एक कहीं ना कहीं देश एक तरक्की की ओर चलेगा। एज एन इनपुट ऑफ इंडस्ट्री बिंग एनुअल प्रोसेसिंग स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड, तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा, जब फ्रूट प्रोडक्शन होगा, वेजिटेबल प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा उसकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंडस्ट्रीज कम है, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज कम लोग, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रो करेंगे तो इस चीज़ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका भी ध्यान जाएगा और फिर हम जो डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर की भाई ये चीज़ है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी, मशीनरीज लगेगी, नई नई मशीनरीज आएगी, प्रोसेसिंग होगी, तो हम लोग वैल्यू एडिशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एस्थेटिक कंडीशन फॉर प्रोटेक्शन योर एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हम लोगों का एस्थेटिक कंसंट्रेशन एंड प्रोटेक्टिव योर एनवायरनमेंट, कि जैसे हम लोग देखते हैं ना बेल वगैरह का होता है जो शिव जी का प्रतीक माना जाता है, बरगद वगैरह हो गया, या कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको प्रतीक मानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, तो उसके कारण क्या होगा कि हम लोग एक धार्मिक रिलीजन हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसको कटने नहीं देते। कभी भी बेल का पेड़ देखना आप लोग नहीं कटने देते, बरगद का पेड़ को नहीं देना, पीपल के पेड़ को हम लोग कभी कटने नहीं देते, क्योंकि उसके साथ हमारे एक धार्मिक रिलीजन उसका हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमने उसे आस्था से जोड़ रखा है। तो उसके कारण क्या होगा कि लोग काटते नहीं है, उसके काटेंगे नहीं। बहुत सारे देखेंगे पीपल के बड़े बड़े पेड़, उसको काटते क्यों नहीं कि उसको धार्मिक पूजा है, लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। इससे हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को भी बचा पा रहे हैं कि भाई पूजा पाठ करते हैं लोग, धर्म आस्था जुड़ी है, तो उससे हम लोग काटेंगे नहीं। तो कितने लोगों को शेल्टर देता है, कितने बर्ड्स को, कितने जीवों को, कितने माइक्रोब्स को वहाँ पे उन्होंने शेल्टर दे रखा है। तो एक हमारी जो बायोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल जो साइकिल है उसको कितनी तरह से मेंटेन करता है, हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें। रिलीजियस सिग्निफिकेंस मतलब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीज़ को मानते, अलग अलग पेड़ की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग बताया कि मैंने हिंदू में हम लोग जो हमारा शिव जी के है बेल पत्र चढ़ता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग तरह से हम लोग हमारे धर्म के हिसाब से भी हम लोग प्रोटेक्ट करें। ये हमारे इस तरह से मदद करता है, हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में रिलीजियस से बचाता है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप सप्लाई जैसे क्वालिटी फूड, हेल्थ, माइंड एंड मोर कैलोरीज पर यूनिट एरिया, डेवलप बेटर रिसोर्सेज, इल्ड, हाई पर रिटर्न एरिया। वही इन शॉर्ट में अगर मैं बता करूँ तो आप लोगों को अगर हॉर्टिकल्चर में तो क्वालिटी फूड मिलेगा, ठीक है, हेल्थी मिलेगा। अगर आप अच्छा खाओगे तो अच्छी हेल्थ मिलेगी, माइंड आपका जो इतना अच्छा हेल्दी फूड खाओगे तो आपका माइंड चलेगा, पर यूनिट कैलोरीज भी आपको ज़्यादा मिलेगी। आप कैलोरी वाला फूड खाओगे तो आपको जैसे अच्छी कैलोरीज मिलती है वो खाओगे, हेल्दी फ्रूट्स खाओगे कैलोरीज वाले, तो आप लोगों को कैलोरी अच्छी मिलेगी तो माइंड अच्छा चलेगा, माइंड अच्छा चलेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऑल ओवर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप लोगों का जो मेडिसिनल एक्सपेंस है जो आप लोग दिन भर हॉस्पिटल में जाके करते हो, ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लगी, तो वो सब चीज़ों से आप रिलीफ मिल पाओगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी पाओगे इसके अंदर। और आप लोगों का जो पर यूनिट एरिया है, जो मतलब प्रोडक्शन है, वो भी आप लोगों का ज़्यादा आएगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो आप लोगों को वो भी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा।
इट ऑल्सो इनहेंस लैंड वैल्यू एंड क्रिएट्स बेटर परचेसिंग पावर ऑफ दोज हु आर एंगेजिंग इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, कि आप लोगों का जो लैंड की वैल्यूएशन है, लैंड का वैल्यू भी बढ़ेगा। आपने कोई सा आउट चार्ट लगा दिया तो वहाँ से रूट रास्ता भी निकल गया, या फिर उसके बाद इंडस्ट्री एरिया बढ़ेगा। आप लोगों ने प्रोडक्शन किया तो उसके कारण धीरे धीरे आप लोगों के आसपास में इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी। जैसे मेरा एकर्स में कोई सा ओवर चार्ट है तो उसके पास में एरिया देके भाई कि सीधा मुझे अगर किसी इंडस्ट्री को माल चाहिए होगा तो मेरे आसपास में इंडस्ट्री डेवलप करेगी। आपका पर्टिकुलर एरिया होगा कोई सा जोन में कि भाई जहाँ पे जैसे शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो क्या करेगी, इंडस्ट्रीज वाले लोग आएंगे आसपास में अपना इंडस्ट्री लगा देंगे, वहीं से आपका रॉ मटेरियल लिया और आप लोगों का प्रोसेसिंग। तो इस कारण मार्केट भी बढ़ेगा, आप लोगों का इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगा और आपकी जो लैंड की यूटिलाइजेशन, क्योंकि धीरे धीरे इंडस्ट्री आ गया था, जिस एरिया के पास जिस लैंड के पास इंडस्ट्री आ गया तो समझ लिया उसकी रेट अपने आप बढ़ जाएगी, हाईवेज निकलना चालू हो जाएंगे, रोड्स बनना चालू हो जाएगी, तो आप लोगों का जो है वो भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर वही हेल्थ, वेल्थ, हाइजीन एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर की। मतलब अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो फ्रूट्स वगैरह डेली कंज्यूम करते हैं, हेल्दी फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, तो आप लोगों का एक हाइजीन प्रॉपर एक अच्छी हेल्दी लाइफ मेंटेन करोगे, आप एक अच्छे से हेल्दी लाइफ आप लोग जी पाओगे। ठीक है, इसका लाइन का यही मतलब था। ठीक है, अब लोग सीधा थोड़ा सा स्कोप की बात कर देते हैं कि हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन आपको 100% इसमें से देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन उठाएगा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तो मान के चलिए आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। हर बार का ट्रेंड यही, हम लोग जो प्रीवियस पेपर देखते हैं उसके अंदर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, इंटेंसिव फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंसिव फॉर द फार्मर्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोवाइड मोर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया एंड प्रोडक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एडिशनल कंपैरिजन एग्रीकल्चर। वही बात है कि आप लोगों का जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है पर यूनिट एरिया आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो उसके कारण आपको इन टर्म्स मनी की बात करें तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा इसके अंदर। क्रॉप्स आप जो नॉर्मल एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाते हैं उसके ऊपर एडिबिलिटी, मतलब कि कहाँ एडिबिलिटी क्यों कर सकते हैं। इंडिया इज बिशोर best wood with the great varieties of climatic adverse condition as will we have climates varying for tropical। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना क्लासिफिकेशन के अंदर कि हम लोगों का ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, विद इन लेस ह्यूमिड है, एरिड हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, टेम्परेट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों के सब ट्रॉपिकल्स, हम लोगों के पास इंडिया में इतना डाइवर्स क्लाइमेट है, ऐसी कंडीशंस है कि हम लोग हर तरह का फ्रूट, हर तरह के क्रॉप्स हम लोग लगा सकते हैं। हमारे पास स्कोप इसलिए क्योंकि हमारे पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करने का, कौन सी दूसरी कंट्रीज में देखोगे आप लोग की जहाँ पे बर्फी गिरती है, जहाँ पे बारिश होती है, पर हम लोगों के पास डिफरेंट जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। उसके कारण हम लोग अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के जो हमारे फ्रूट्स है, क्रॉप्स है, उसको हम ग्रो कर सकते हैं। उसके कारण हम लोगों का क्या है कि एक एरिया में बहुत हमारे इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों को फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का देखने को मिलेगा अलग अलग एरियाज़ के अंदर। जैसे पे यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट्स हो गया। उसके बाद हम लोग अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिड क्या होता है, सेमी एरिड हो गया, एरिड हो गया। एरिड जो हमारा राजस्थान का एरिया जो सूखा प्रदेश हो गया, उसके अंदर भी हम लोग जैसे बेर हो गया, वो चीज़ें हम लोग लगाते हैं। बेर हो गया, कहीं कहीं पे आंवला भी देखने को लगता है, हम लोग आंवला भी लगाते हैं, मोस्टली हम लोग बेर लगाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को जो झेल सकता है वो। ठीक है, लाइकली वाइज सोयल लाइक लोमी, सोयल का भी मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स होती है हमारे जो इंडिया में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जैसे लाइक लोमी, एल्यूवेला, लेटराइट, मीडियम ब्लैक, रॉकी, शैलो, हैवी ब्लैक, सैंडी। जो ब्लैक सोयल होती है जो हमारे महाराष्ट्र वगैरह में जो पाई जाती है, ब्लैक सोयल जो हम लोग करते हैं, अलग अलग वो भी हम पढ़ेंगे आगे कि कौन सी सोयल कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी सोयल अच्छी रहती है हम लोगों के लिए। तो एक डाइवर्सिफिकेशन ऑल ओवर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक डाइवर्सिफिकेशन है कि अपनाने का, कि हम लोग इतना प्लस टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हम लोगों के पास है, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग रीजन है हम लोगों के पास, अलग अलग तरह की सोइल्स है। तो हम लोग क्यों, हम जो प्रोडक्शन है वो क्यों नहीं कर पाते, प्रोडक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग पास अवेयरनेस नहीं है, इतना फार्मर्स अवेयर नहीं है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, पर डे बाय डे हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे ज़्यादा दे रहा है। लोगों को इंपॉर्टेंस पता चलेगी, स्कोप क्या है हम लोग बताएंगे, जब हम लोग सीखेंगे तभी जाके फार्मर्स को बताएंगे कि इस तरह से इंपॉर्टेंट स्कोप है, आप ये करके कीजिए, आप करते हो तो पर यूनिट एरिया आएगा, वो सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। इसका यही था। ठीक है, नेसेसिटीज, हमारी ज़रूरतें क्या है, ज़रूरत क्यों है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे रखा है, मैं सीधा आप लोगों को मेन पॉइंट है वो बताता हूँ। Provide a bar minimum 85 gram of fruits and 200 gram vegetables per head per day within population of 120 crores। 85 ग्राम आप लोगों को फ्रूट की और 200 ग्राम वेजिटेबल्स की पर डे आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो मुझे नहीं लगता है कि हमारी इंडिया में ये चीज़ फुलफिल होती है कि कोई सी फैमिली में, कोई सी फैमिली में 85 ग्राम, जो रिच है, जो हायर क्लास है, उनमें ज़रूर फॉलो होता है। अगर एक मैं इंडिया में ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास की बात करूँ तो उस घर में कभी फॉलो नहीं होता है कि 85 ग्राम का कोई फ्रूट कोई बच्चा पर डे कंज्यूम करता हो, 200 ग्राम वेजिटेबल्स जो कंज्यूम करता हो। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कभी कोई कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं, इतना प्रोडक्शन ही हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग उसका फुलफिल कर पाए। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है तो हमारे पास उसका मैनेजमेंट नहीं है कि हम लोग सीधा फार्मर से वहाँ पर ले जाके कर पाए कि वो आगे मार्केट में जाके जो हम लोग सेल आउट कर सकते हैं, इतना नहीं है। या फिर फार्मर्स के खराबी हो गया, फिर मार्केट फार्मर्स को इतना रेट नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस चीज़ को करता है। पर मार्केट में उसकी डिमांड है, कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन कम है इस चीज़ों का।
ठीक है। कंटिन्यूस इंक्रीज द डिमांड ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस प्रोवाइड थीम द स्कोप एंड ग्रोथ एंड इंडस्ट्री, कि मतलब कंटिन्यूस डिमांड हो रही है क्योंकि डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों ने अब कंजप्शन चालू भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इतनी बड़े ह्यूज पॉपुलेशन की हम लोगों को डिमांड पूरी करने के लिए हम लोगों को अब बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों के पास एरिया कम है, प्रोडक्शन कम है, तो हम लोगों को उसको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों का एक फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और बात करूँ एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करूँ तो अमोंग द फ्रेश फूड मैंगोज, ग्रेप्स, इन वेजिटेबल्स, ओनियन, पटेटो, अमोंग फ्लावर्स की बात करूँ तो रोज़, अमोंग प्लांटेशन में देखो फ्रूट्स क्रॉप में अगर बात करूँ तो एक्सपोर्ट में हम लोगों का कौन कौन सा है, मैंगोज हो गया एंड ग्रेप हो गया। वेजिटेबल्स में बात करूँ ओनियन, पटेटो हो गया। अमोंग फ्लावर्स में बात करूँ तो रोज़ हो गया, ठीक है। प्लांटेशन एंड स्पाइसेस क्रॉप में बात करूँ ब्लैक पेपर हो गया, कार्डिमम हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, चिल्ली, कैशूनट, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, एरिका नट, कंसिडर्ड द बल्क एंड एक्सपोर्ट ऑफ बास्केट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो हो गया ना, प्लांटेशन क्रॉप हो गया हम लोगों का, जो मैंगोज हो गया, ग्रेप्स हो गया, वेजिटेबल्स में हम लोगों का ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, फिर हमारे पास लेडी फिंगर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर भेज दें। कभी आप कोई सी आपकी आउट ऑफ इंडिया अगर कोई रहता हो तो आप लोग उन पे वहाँ पे देखिए कि हम लोगों का यहाँ से जो प्याज जाता है ग्रेडिंग करके, हम लोगों ने जाके पढ़ा था ना कि ग्रेडिंग करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग करते हैं, तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्रीज में जाते हैं। तो बाहर की कंट्री से जाएंगे तो हम लोगों का पैसा मिलेगा। अगर हम लोग ऐसा क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा बाहर जाएगा तो फॉरेन मनी आएगी, हम लोगों के पास फॉरेन मनी आएगी तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों के पास। पर एक्सपोर्ट तब करेंगे ना जब हम क्वालिटी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, हम लोग के पास प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में फिर उसके बाद हम क्वालिटी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो तभी जाके हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक पॉइंट वहाँ पे यूरोपियन एंड गल्फ कंट्रीज आर मेजर इंपॉर्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, कि जो गल्फ कंट्रीज है वो एक्सपोर्टर है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की। बहुत ज़्यादा हम लोगों का अगर मोस्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है तो कहाँ होता है, गल्फ कंट्रीज़ में होता है। और यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उसके अंदर हम लोगों का सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का जो जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, तो वो बाहर जाता है। हम लोगों की यहाँ से कंट्रीज, हम लोग इंडिया की कंट्रीज से हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गल्फ कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ को करते हैं, ठीक है। इन ब्रीफ अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ब्रीफ इट कैन स्टेट द हॉर्टिकल्चर हैज़ द ग्रेट स्कोप द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। किन के नोट्स होते हैं, इन ब्रीफ में बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसी को मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पॉइंट रहने वाला है। टू द एक्सप्लोर गेट अवेलेबिलिटी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वही बता दिया आप लोग, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आप लोगों के डिफरेंट अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है हम लोग, इस कारण हम लोगों के पास ग्रेट अवेलेबिलिटी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स में हम लोगों को ग्रो करने के लिए। टू मीट द नीड्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पेसीज, बेवरेज एंड इन रिलेशन टू पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन मिनिमम न्यूट्रिशन एंड अदर नीड, कि हम लोगों का डे बाय डे जो प्रोडक्शन है वो कम है पर डे बाय डे डिमांड है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन हमारे लोगों का इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से हम लोगों को इसका फ्यूचर में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, टू मीट द रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि हम लोगों को प्रोसेसिंग जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट हो। प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री उसको चलाने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन तो होना चाहिए, कि हम लोगों के पास प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग किसको करेंगे। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं है तो उस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्शन होगा तो उस वजह से हमारा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। तो सब्सिट्यूट इंपोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट, कि हम लोग बाहर से बहुत सारी कंट्रीज़ पर डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, बाहर की कंट्रीज से हम लोग खुद भी मंगाते हैं। तो उसका कारण क्या होगा, हम प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग इंपोर्ट को कम करेंगे और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करेंगे। मतलब कि हम लोग बाहर से जो आयात करते हैं उसको कम करेंगे और निर्यात जो हमारा है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज में भेजने का है वो ज़्यादा करेंगे अगर हम लोग इसमें ग्रो करते हैं। इसका फ्यूचर स्कोप ये। टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स बिकन इंगेजिंग मोर लेबर्स एंड इन्वर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मैं जैसे आपको लोग बताया था कि हम लोग फ्रूट क्रॉप लगाएंगे तो उसके अंदर ह्यूज लेबर्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर क्या अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको भी हम कम कर पाएंगे, ठीक है। जो फार्मर्स की कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, जो फार्मर्स गरीब है उसकी कंडीशन को अगर अच्छी दाम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा, तो फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको भी हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर ट्रीज वर्क इन नेट सिस्टम फॉर मेंटेन इकोस्फेयर, ये वही मैंने आपको बताया था कि इकोस्फेयर इनको मेंटेन करने के बाद जैसे एस्थेटिक वैल्यू हो गया, पीपल वगैरह हो गया, या हमारे पास कोई भी पेड़ होता है बड़ा सा जो होता है वो हमारे इकोसिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट, वही है कि आप अगर कोई से पेड़ के पास जाओगे ये उसका हायर कैनोपी है तो उसके पास आसपास में माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगी। प्रोवाइड शेल्टर्स टू बर्ड्स, लिपिकट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एड्स, इको क्लाइमेट, ठीक है। आप लोग जाओगे तो बर्ड्स वगैरह को भी शेल्टर मिलता है, माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर, बहुत सारे जीव, एक पूरा इकोसिस्टम चलता है किसी पेड़ के पास। अगर आप कभी जाके देखोगे तो बहुत सारे जो होता है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। प्रोवाइड्स इनपुट्स, राइट्स
इनपिट्स द राइटर्स पोइट्स थिंकर्स एंड एनालिस्टिक टू कीप अर्स देयर कल्चर इम्पल्स, ठीक है कि हाँ इसमें ये होता है जो पोइट्स वगैरह होते हैं बहुत सारी चीज़ें थोकते हैं, वो नेचर से रिलेटेड अगर नेचर में बैठ के करते तो नेचर से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, नेचर के ऊपर, नेचर से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पोइट्स अपनी कविता के थ्रू बहुत सारी कविताएं हम लोग पढ़ते हैं जिसमें अंदर नेचर का बताया हुआ है कि नेचर को किस तरह से कवि उसके परिदृश्य को देख के, उसका एनवायरनमेंट देख के किस तरह से एक कवि अपनी कविताओं को रचता है। तो कहीं ना कहीं थिंकर जो फिलोसोफर जो हम लोगों का पोइट्स है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये काम करता है नेचर हमारा। एस लाइफ स्पेयर्स लिविंग एंड, ठीक है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रूट्स क्रॉप एंड वेजिटेबल इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस डाइट, हाँ हम लोगों का बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम अच्छे फ्रूट्स खाएंगे, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे तो वही हम लोगों का बैलेंस डाइट अच्छा रहेगा। दे प्रोवाइड नॉट ओनली एनर्जी रिसोर्स ऑफ बट इट्स ऑल्सो प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स एंड विटामिन, ठीक है। नॉट एनर्जी, हम लोग ये नहीं कि सिर्फ फूड खा ले, हम लोग फ्रूट्स खा लिए तो हम लोगों को एनर्जी मिल गया, ये नहीं, हम लोग खाएंगे तो हम लोगों को क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, तो उसके कारण हम लोगों का जो है वो हेल्दी लाइफ रहेगा। कंपेरिजन द फ्रूट वेजिटेबल्स चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल फ्रूट्स, ठीक है। जो हम लोगों का होता है ना कि कंपेरेटिवली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हम लोगों का सस्ता सोर्स है कि जैसे हम लोगों का विटामिन सी का सोर्स हो गया, आंवला खा लिया तो हम लोगों का एक चीपेस्ट सोर्स है। कोई सा फ्रूट्स होना तो हमें न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए, तो मान के चलिए कि आप लोगों को जो फ्रूट्स है इंडिया में अगर फ्रूट्स की रेट की बात करो तो काफ़ी कम चीपेस्ट रेट में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, प्रोवाइड होता भी है। आप लोगों ने आसपास में कहीं लगा दिया तो कोई फार्मर्स अगर आप सीधा खरीदने जाते हो तो सस्ते रेट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे अच्छा कोई चीप सोर्स आप लोगों का न्यूट्रिएंट का नहीं हो सकता। और जो आप महंगे महंगे फास्ट फूड खाते हो, प्रोटीन्स वगैरह लेते रहते हो, उससे तो कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हम लोगों का जो फ्रूट्स है वो मिल जाता है। आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के जो प्रोटीन के डिब्बे लेके आते हो, अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं आप लोगों के लिए, वो अगर सारी चीज़ों को अगर कंपेरिजन किया जाए तो हम लोगों को जो फ्रूट क्रॉप्स है वो काफ़ी चीपेस्ट आप लोगों को रेट में मिल जाएगा उसके कंपेरिजन में अगर मैं बात करूँ तो। इससे सस्ता आप लोगों के पास कुछ नहीं ऑफर हो मतलब कुछ फ्रूट्स आप लोगों को इतना एक्सपेंसिव नहीं मिलता है। रेयर कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हम लोगों के यानी होते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, वो आप लोगों को मैंने चीफली कॉस्टली आप लोगों को इसके ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। सिंस द मोस्ट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियंस इंक्रीजिंग हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड डेली लाइफ एसेंशियल फॉर फूड्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वेजिटेरियंस है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की जरूरत पड़ती है, उनकी डेली डाइट्स में वगैरह होते हैं। जो आप लोग देखते होंगे कि जो अच्छा सा सुबह सुबह मील के अंदर जो अपना ब्रेकफास्ट के अंदर फास्ट फूड ना खा के अच्छा सा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जैसे हम लोग पपीता का बोलते हैं ब्रेकफास्ट फूड, कि अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर अगर पपीता का कंज्यूम कर लिया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप वेजिटेरियंस लोग हैं तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। ड्यूरिंग द फास्टिंग जब चलती है उनकी तब भी फ्रूट्स करते हैं, या कोई सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग बच्चों में अगर बांटने के लिए भी हम लोग जो करते हैं वो भी करते हैं, मंदिर में प्रसाद के तौर पे हम लोग फ्रूट्स वगैरह चढ़ाते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन लोग से एक दूसरे में ये करते रहते हैं। विद इन द ग्रोइंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंक्लूजिंग टूवर्ड्स द वेजिटेरियंस टूवर्ड्स वाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स गेमिंग थर्म्स, ठीक है कि ऑल ओवर हम लोग इंडिया में वेजिटेरियंस का है वो बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो हमारा काफ़ी अच्छा है। कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई आप लोग जो नॉन वेजिटेरियन लोग वो जितना भी आप किस लिए करते हैं कि प्रोटीन वगैरह को कंज्यूम करने के लिए करते हैं कि हम लोगों को न्यूट्रिएंट चाहिए, रिच कैलोरीज चाहिए, तो वो सबका अल्टरनेट हम लोग बता सकते हैं भाई कि ये फ्रूट्स खाने से आप लोगों का इसका जो आप लोग जिस नॉन वेजिटेरियन का जो मीट वगैरह खाते हो उसके कंपैरिजन में ये खाओगे तो उतना ही आप लोगों को कैलोरी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये होता है ना कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के थ्रू हम लोग उसको बता पाएंगे कि फ्रूट्स कंज्यूम करोगे तो आप लोगों को नॉन वेज खाने की जरूरत नहीं है। तो एक हम हेल्दी इन्वायरमेंट मतलब एक वेजिटेरियन जो है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का न्यूट्रिशन वैल्यू का ये दे रखा है कि किसके अंदर कितना न्यूट्रिशन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं डाल दूंगा। एक बार एक नज़र आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसके अंदर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो सम ये वाली जो टेबल्स है ये जो सम एसेंशियल विटामिन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फ्रूट्स, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछ के आएगा, किस तरह से आएगा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है विटामिन हो देखा, रोल इन ह्यूमन बॉडी हो गया, और इसके सोर्स कौन सा है कि मतलब कौन सा विटामिन हो गया, रोल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल है इसका, और ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स क्या है कि किस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा है कि विटामिन ए की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको विजिबल होगा। फर्स्ट अगर बात करेंगे विटामिन ए की बात करें कि विटामिन हमारा ए है उसका क्या क्या रोल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्या एसेंशियल ग्रोथ फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमारा जो रिप्रोडक्शन है जो हमारी रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। हेल्प इन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इंक्रीज लॉन्गिलिटी एंड डिक्रीज सेंसिटिविटी, ठीक है, कि हम लोगों का जो है इन्फेक्शन से वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, कि हम लोगों को बॉडी को रेजिस्टेंस बनाता है इन्फेक्शन के थ्रू, इन्फेक्शन नहीं होने देता जल्दी से हम लोगों के बॉडी के अंदर जो एक होता है ना इम्यूनिटी डेवलप करता है, उसके कारण हम लोगों को जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी केस नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है,
इसके अंदर अगर आप लोगों का विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी, सीधा क्वेश्चन पूछ के आएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के सिम्टम्स बताओ कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, 1 नंबर के एमसीक्यू के अंदर आएगा या मेज द फॉलोइंग के अंदर आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे देख रखा है कि डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो सीधा यहाँ आ जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस इज केस बाय या डेफिशिएंसी बाय किसकी विच विटामिन या किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी होती है, या फिर आ गया विटामिन ए की कमी की कौन सी बीमारी होती है। 4 नीचे आपसे ऑप्शन में आ गया तो आपको टिक करना पड़ेगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ गया कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये एग्जाम में फिक्स एग्जामिनर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछेगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, ज़ीरोथेल्मिया होता है, मेनली यही रहता है। मेन जो आपका होता है वो ज़ीरोथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस आप लोगों का रहता है। बाकी इन डिटेल सीरीज होती है मैं आप लोगों को और बताता, ठीक है। इसका सोर्स याद कर लेना कि सबसे रिच सोर्स होता है वो हमारा मैंगो होता है। विटामिन ए का रिच सोर्स हमारा मैंगो हो गया, पपीता हो गया, परसिमन हो गया, डेट्स हो गया, जैक फ्रूट हो गया, वॉलनट, ऑरेंज, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को याद कर लेना है मैंगो और एक आप याद कर सकते हो पपीता, ठीक है। 2 चीज़ आप लोग याद कर लेना, एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि इसका सोर्स कौन सा, विटामिन ए का सोर्स किस किस विटामिन सोर्स का ए, अगर आपको विटामिन ए लेना है तो कौन सा फ्रूट आप कंज्यूम करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद विटामिन B1 की बात करें, असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड एपेटाइटिक एंड नॉर्मल डाइजेशन, कि हम लोगों का डाइजेशन है वो आपका डाइजेस्टिव जितनी भी डाइजेस्टिव रिलेटेड जो आपके स्टोमक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है अगर आपको अच्छा रखना है तो उसके लिए विटामिन B1 की नेसेसिटी फॉर ग्रोथ, फर्टिलिटी, लैक्टेशन फॉर द नॉर्मल फंक्शन फॉर द नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप लोगों का जो ग्रोथ है, ग्रोथ हो गई, आपकी जो फर्टिलिटी है, आपका लैक्टेशन है, उसको अगर अच्छे से करना है, नॉर्मल फंक्शन रखना है, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा रखना है, तो आप लोगों को विटामिन B1 जो है आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। और इसका रिच आपको इसके कौन किसके थ्रू रखते हैं, वॉलनट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो हम लोगों ने हाईलाइट करके, जैसे इसमें विटामिन ए का रिच अगर आ गया तो आप लोग मैंगो बता दीजिए, विटामिन B1 पूछ ले तो आप लोग बनाना बता दीजिए। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, एक सोर्स तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। डेफिशिएंसी से कौन से होता है, B1 की वजह से बेरी हो सकता है, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू स्किन, मतलब कि आप जो होता है ना सेंसेशन होता है आप लोगों को कि कुछ भी टच करता है, कुछ भी गर्म ठंडा आप लोगों को लगता है तो सेंसिटिविटी, अगर इसकी कमी है तो आप लोगों को वो चीज़ फील नहीं होगी, आपकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये आप लोगों को धीरे धीरे एकदम से विटामिन का कमी पता नहीं चलती, बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपके पास विटामिन की कमी हो जाती है तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप फ्रूट्स का कंजप्शन करते रहिए, बनाना वगैरह आप लोगों को मार्केट में नॉर्मल मिल जाता है तो खाते रहिए, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, फेल इन बॉडी टेम्परेचर, मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। विटामिन B2 की अगर बात करूँ हम लोग तो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, हेल्थ, स्किन एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोगों का जो विटामिन B2 है इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, आप लोगों की ग्रोथ के अच्छा है, हेल्दी स्किन के लिए आप लोगों का विटामिन B2 अच्छा है। इसका रिसोर्स कौन सा हो गया, बेल हो गया, पपाया हो गया, ठीक है। B2 के अगर आए तो आप लोग बेल पे टिक करके आ जाए, बेल इज रिसोर्स ऑफ विटामिन B2। एंड डेफिशिएंसी केस पेलेग्रा जो डिजीज़ होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप लोग वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, आपका जो गला है वो थोड़ा सा सूज जाएगा, आपके गले में है वो सूजन आ जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ स्वेलिंग, नोज एंड ब्लाइंडनेस, आप लोगों के थोड़ी सी नाक वगैरह में से वो स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसलिए B2 अगर आप बेल वगैरह कंज्यूम करते हो तो आप लोगों को अच्छा मिलेगा, ठीक है। विटामिन C की अगर बात करूँ तो ये विटामिन C इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। डेफिशिएंसी केस स्कर्वी, पेन, जॉइंट स्वेलिंग, लिम्स एंड अनहेल्थी गम्स, टूथ, ठीक है, हेल्दी ब्लीडिंग बाउंड्स एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ। विटामिन C सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। अगर विटामिन C की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप लोगों को मेन एक ही डिजीज आएगा, स्कर्वी केस बाय, कि स्कर्वी किसकी वजह से होती है, तो स्कर्वी किसकी वजह से, किससे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से आप लोगों को स्कर्वी डिजीज मिलने में है। और इसके कारण क्या होता है कि आपके जो गम्स होते हैं उसमें जो क्रैक्स है वो आना लग जाते हैं, आप लोगों की जो स्किन का ग्लो है वो चला जाता है। आप लोग देखते हो ना कि विटामिन C युक्त मतलब आप लोगों को फेस वॉश आ गया, या फिर आपको विटामिन C कंज्यूम करने से विटामिन C की जो क्रीम्स आती है जो फेस पे अप्लाई करते हैं उसके कारण आपके चेहरों पे ग्लो आता है। जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स है उनको पता होगा विटामिन C के कारण आप लोगों को ग्लो, बहुत सारी टैबलेट्स आती है विटामिन C की जो हम लोग कंज्यूम करते हैं कि अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए। तो विटामिन C हम लोगों के स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। हम लोगों को इसके कारण डेफिशिएंसी के कारण जो हम लोगों का स्कर्वी डिजीज़ होता है, हमारे जो गम्स है उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा रिसोर्स अगर माना जाए विटामिन C का तो बारबाडोस चेरी, आप लोगों को याद होना बारबाडोस चेरी, आंवला और गवावा, ये 3 चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर विटामिन C का रिसोर्स माना जाता है तो बारबाडोस चेरी हो गया,
आंवला हो गया, आप लोगों को कबावा हो गया, ठीक है। इसका कितना परसेंटेज वो आगे टेबल फॉर्म में हम लोगों ने दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो हम लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर में ऐसे टेबल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग डालते रहते हैं, उसके कारण आपको वो मिल जाएगा। सारी वन शॉट सीरीज़ के अंदर सारा कवर करना इन डिटेल, फिर भी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर भी इन कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का कुछ भी पॉइंट नहीं छूटे, जितना है इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये डिटेल सीरीज होती है तो मैं इसके अंदर आप लोगों को बहुत बता देगा कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का क्या, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, और भी हम इन डिटेल जाने की कोशिश करते हैं सारे पॉइंटों पर। अभी मैं इतना नहीं बता पाऊंगा वन शॉट के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता पा रहा हूँ आप लोगों का। ये आगे और दे रखा, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन। अगर एक बार आप लोग इसको ऊपर से देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैल्शियम का सोर्स हो गया, फास्फोरस या आप लोगों का जो बोन्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, तो उसका सोर्स कौन सा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है केस बाय रेकिड्स, ऑस्टोमलेशिया। आप लोग जो ऑस्टोमलेशिया जो देखते हैं ना, कैशियो ऑर्गन जो हमारे लोगों को बॉडी का बिल्कुल सूख जाना, वो सारी चीज़ें होती है, तो किसके कारण होती है, कैल्शियम की वजह से हो गया। हमारे बोन्स का जल्दी क्रैक हो जाना कैल्शियम की कमी के कारण, तो उसका कौन सा होता है, सीताफल हो गया, रामफल हो गया, अंजीर हो गया, हमारा सिट्रस हो गया, सपोटा हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का जो है वो कैल्शियम का सोर्स है। फास्फोरस में होता है आपका वुड एप्पल हो गया, एवोकाडो, डेट पाम, पोमग्रेनेट। ये आप लोग एक बार ऊपर से देख लीजिए, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। आयरन का देख लीजिए, आयरन का अच्छा है करौंदा, आप लोगों का एक करौंदा हो गया, एक यहाँ पे कोरिएंडर, ठीक है, सीताफल ओके ओके ओके, और कोई इंपॉर्टेंट करौंदा आप लोग एक बार जरूर देखिए। एक डाइट पाम भी आप लोग दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। फ्रूट्स आर, एक लास्ट यहाँ पे देखा, फ्रूट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एवोकाडो एंड ओलिव, ठीक है, कि जो फ्रूट का गुड्स एनर्जी का सोर्स है वो आप लोग एवोकाडो और ओलिव, जो ओलिव आता है आप लोगों का, वो भी अच्छा रिसोर्स है। फ्रूट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एंजाइम विच हेल्पफुल टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लीडिंग टू प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, जामुन एंड पपाया। जैसे मैंने आपको बोला था कि पपैया को तो ब्रेकफास्ट फूड भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव फूड। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर आप लोग अगर पपैया का कंजप्शन कर लेते हैं, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम में वो काफ़ी अच्छा रखता है। जामुन भी अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। जामुन और पपीता का आप कंजप्शन करते हैं, तो जिसको भी लोगों को पेट वगैरह की समस्या रहती है या किसी को थोड़ा सा करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके अंदर आप पपीता कंज्यूम करते हो। अगर मॉर्निंग के अंदर फ्रेश अगर पपीता आप खाते हो तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को डाइजेशन के अंदर ही रिलीफ देखने को मिलेगा। देखिए, ऑल फ्रूट्स आर हैव नो मोर अदर मेडिसिन, हैव वन और मोर अदर मेडिसिन। हाँ, कि कोई सा फ्रूट खाओ, ऐसा नहीं कि किसी के, सबके अंदर कुछ न कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज है, कुछ न कुछ मिनरल्स है, मेडिसिनल वैल्यू हर फ्रूट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कोई रिसोर्स हो गया, किसी के अंदर एंटी एजिंग हो गया, कि मतलब आप लोगों को भी जैसे विटामिन सी का पता है कि एंटी एजिंग क्या काम का करता है, कि हम लोग विटामिन सी का कंज्यूम करते हो। एंटी एजिंग, हमारी जो झुर्रियाँ है, वो हमारी स्किन जो डेडनेस है उसको, सेल्स को, जो सेल्स की डेड है, जो हमारी सेल्स जो डे बाय डे हम जैसे ग्रो, हमारी एज बढ़ती जा रही है, उस तरह से हमारी जो सेल्स का डेड होती जा रही है उसको कम करती है। हम लोग चेहरों पे ग्लो लेके आती है, जो हमारा ब्लड के उसको प्यूरीफाई करके रखती है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो हर फ्रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ एक या एक से ज़्यादा तो मेडिसिनल वैल्यू प्रेजेंट ही होती है। कोई सा भी फ्रूट खा के देख लीजिए आप, ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है जिसके अंदर कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है उसके अंदर, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। इट शुड बी द ईटन इन एक्वाटिक क्वांटिटी, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कि एक्सेस अमाउंट में खा लिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। अगर आप जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाते हो तो अच्छी बात है, पर एक मिनिमम आप लोगों को बताया था कि 85 ग्राम्स आप लोगों का फ्रूट्स है वो खाना चाहिए आप लोगों को, इतना तो आप लोगों को होना चाहिए। अगर एक्सेस खा ले, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लेते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को रिएक्शन कर जाएगा, वो नहीं। आप लोग फ्रूट्स को अगर अच्छे से थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हो तो भी किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं मिलेगा। रेगुलर कंजप्शन फ्रूट्स रिड्यूस ओबेसिटी, अगर आप डेली फ्रूट्स खाते हो तो आप लोगों का क्या क्या रिड्यूस हो जाएगा, आप लोगों को ओबेसिटी मतलब आप लोगों का मोटापा कम हो जाएगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी, इंक्रीज इन द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, कि मतलब आप जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप उसमें डेली कंज्यूमिंग फूड करते हो तो आपकी जो एक बोलते हैं ना कि एज, जिसे हम बोल सकते हैं कि आप लोगों की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हो, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। जो हम लोग पुराने समय में सोचते थे ना कि लोग 100 साल, 105 साल, 120 साल तक जीते थे, वो किस वजह से जीते, क्योंकि वो हेल्दी फूड खाते थे, अपना घर का ऑर्गेनिक फूड खाते थे, अपने खेतों पे खुद ग्रो करते थे। वो सारी चीज़ थी कि घर का खाना था, घर का गेहूँ था, घर के फ्रूट्स थे, सारी चीज़ें वो होती है ना। कि अब सारा हो गया कि फास्ट फूड पे डिपेंडेंस, क्योंकि पुराने टाइम पे फास्ट फूड नहीं खाते थे, वो डेली फ्रूट कंज्यूम होते हैं। ऐसे ही गाँव में चलते फिरते फ्रूट्स खा लेते थे, जामुन के पेड़ होते थे, इमली के पेड़ होते थे। आज भी अगर आप विलेज में जाके देखोगे तो आप लोगों को बड़े बड़े पेड़ जो पुराने जो हमारे बहुत टाइम पे लगे, आम के पेड़ हो गए, तो सीजनल वाइज उनको कुछ न कुछ फ्रूट्स आते रहते थे, सीजनल वाइज उनका लगते थे, वो कंज्यूम करते थे डेली। ऐसे नॉर्मल खेत पे जाते टाइम तोड़ के खा लिए, तो उन लोगों की लाइफ जो थी वो कितनी हेल्दी थी, कितने लंबे टाइम तक वो जीते थे। अगर आप भी डेली फूड कंज्यूम करते हो, अगर हेल्दी फूड खाते हो, तो आप लोगों की जो लाइफ है वो लॉन्गेविटी आप लाइफ की जो बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों का ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें एरिया एंड प्रोडक्शन दे रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना डाटा है। तो आप लोग जो हमारे NHB है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उसकी साइड पे जाके देखोगे तो आप लोगों को नया डाटा देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, इसको इतना देखिए, ये PDF खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारा जो कहे आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, कि भाई कि हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप को किस किस तरीके से डिवाइडेशन कर रखा है। थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम लोगों ने किस किस तरह से क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है कि हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर क्रॉप से उसको किस किस तरह से डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन हॉर्टिकल्चर में बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पर डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट के ऊपर हमने डिवाइडेशन कर रखा है। उसके बाद हम लोगों ने वुडी प्लांट्स हो गए, हर्बेस्टस कौन सा प्लांट होता है, सर्बेस्टस कौन सा प्लांट है, उसके हिसाब से डिवाइडेशन करा। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड फोटो प्रेजर रिस्पॉन्स की बात करें, वो मतलब कि लाइट के बेस पर हम लोगों ने डिवाइडेशन करा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स और बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट्स के ऊपर कर रखा है। मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों के 22 तरह से हम लोगों ने है वो इसको डिवाइडेशन कर रखा है, कि मतलब क्लासीफाई कर रखा है। इस तरीके से हम लोग फ्रूट है उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई लाइट के अकॉर्डिंग हो गया, उसकी बेयरिंग हैबिट से हो गया, उसका क्लाइमेट कौन सा है और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या, उस हिसाब से अलग अलग जो हम लोगों ने दे रखा है उसको डिवाइडेशन करके आप लोग ये जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगी, ये देखते रहना। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं आप लोगों का। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप है, उसको विद एग्जांपल हम लोगों ने डिवाइडेशन दिया। फर्स्ट हमने देखा था बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जैसे मोनोकोट और डाइकोट में हम लोगों ने डिवाइडेशन कर रखा है। मोनोकोट में होता है जिसमें सिंगल कोटिलोडन होता है हम लोगों का, डाइकोट में होता है हम लोगों का 2 कोटिलोडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, सीधा आप लोगों को एग्जाम्पल पूछ सकता है कि भाई कि कौन सा मोनोकोट के अंदर आता है, कौन सा फ्रूट हमारा जो है मोनोकोट के अंदर आता है, कौन सा हमारा वेजिटेबल है मोनोकोट के अंदर आता है, या कौन सा हमारा जो फ्रूट है। ठीक है, ये आ गया, दोनों फ्रूट हो गया। वो यहाँ पे आप लोगों का है जो मैंने टिक कर रखा है, कि हम लोगों ने टिक कर रखा है भाई कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ऑल ओवर सब देख लीजिए, उसके बाद हम लोगों ने जो रेड मार्क्स है जो हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है उन्हीं सब चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। भाई कौन सा मोनोकोट, कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों का सिंगल होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का ओरिजिन क्रोमोसोम नंबर दे रखा, तो आप लोग क्रोमोसोम नंबर एटलीस्ट और इसका जो कॉमन नेम है वो आप लोग पता होना चाहिए। या कई बार एग्जामिनर सीधा आपको साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे आप लोग रोज़ के एटलीस्ट 10 आप डेली का याद करने की कोशिश कीजिए, 10 साइंटिफिक नेम आप डेली का याद करने की कोशिश कर लीजिए। 10 लोग हम लोगों को नए डेली साइंटिफिक नेम याद करने, उसके कारण धीरे धीरे आप डेली कन्वर्सेशन में अगर डिस्कस करोगे एक दूसरे से पूछ के कौन सा नॉर्मल फ्रूट खा रहे हो, तो भी आपने बोल दिया कि बनाना का नाम है जैसे मूसा पैराडाइसिका हो गया। ठीक है, अलग अलग तरह से जो साइंटिफिक नेम है अगर आप उसका करते हो, तो सपोटा हो गया, जैसे सपोटा हो गया, इसका जो भी आप कंज्यूम करते हो डेली फूड जो आप कंज्यूम कर दोगे, तो आप लोग कंज्यूम करोगे डेली लाइफ में बोलोगे, तो वो वर्ड्स आपको जल्दी इजीली हो जाएगा। आपको डेली कन्वर्सेशन में अगर आप जाएगा, आप कॉमन नाम ना लेकर साइंटिफिक नेम लोगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। इस तरीके से किसी भी करके आप लोगों को याद तो करना पड़े, ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है कि साइंटिफिक नेम याद नहीं हो रहे, सर क्रोमोसोम नंबर याद नहीं हो रहे, तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं। बस आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है और इसी बेस पर आप लोगों को ये होगा, आप लोगों को मिलेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन डाइकोट एंड मोनोकोट के बेसिस पर हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद ये मैंने जो टिक मार्क कर रखे हैं वो याद कर लेना, उसकी फैमिली भी हम लोगों ने आगे मेंशन करके। सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रूट और बेस्ड ऑन क्लाइमेट। ठीक है, हम लोगों ने जो हमारा क्लाइमेट है उसके बेस पे हम लोगों ने डिवाइडेशन कर रखा है भाई कि ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा होता है, ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया हम लोगों का। टेम्परेट फ्रूट्स हो गए, एरिड एंड सेमी एरिड हो गया। ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड मैं एग्जांपल से देता हूँ। ट्रॉपिकल क्रॉप जैसे मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, सपोटा, गवावा, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, चेक फ्रूट हो गया, वो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट है। सब ट्रॉपिकल्स के अंदर जैसे मैंगोस्टीन, एवोकाडो, लीची हो गया। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स में होता है एप्पल, पियर, पीच, क्विंस, जो हमारा जितना भी टेम्परेट फ्रूट्स जैसे कि जो ठंडे प्रदेश के जो इलाके के होते हैं वो हमारा सारा उसके अंदर आ गया। जैसे ट्रॉपिकल में हो गया जो हमारा थोड़ा सा गर्म जिसमें जलवायु में होता है वो हो गया। सब ट्रॉपिकल में होता है कि जो मिड की कंडीशन रहती है जिसके अंदर ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसको मिड का जो टेम्परेचर होता है उसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। इसका अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, अलग अलग टेम्परेचर होता है, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, वो हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ आप सीधा आपके आ जाएगा भाई कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स या ट्रॉपिकल फ्रूट्स, गिव द नेम ऑफ द गिव द एन एग्जांपल ऑफ द 2 ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्रॉप, टेम्परेट क्रॉप्स, या एप्पल, पियर, पीस दे दिए। ये कौन से के अंदर आता है, टेम्परेट्स के अंदर, ट्रॉपिकल के आता है, सब ट्रॉपिकल्स के अंदर आता है। तो ये सारा एग्जांपल आप लोगों को अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर सीधा है ये कि आप लोगों का एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। सीधा एग्जाम में आप लोगों को एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई टेम्परेट का बता, ट्रॉपिकल का बता, तो आप लोगों का एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये देख लेना आप लोग यहाँ पे। उसके बाद थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन देख रहा है फ्रूट्स बेस्ड ऑन वुडी प्लांट्स एंड हर्बेशियल प्लांट, कि कौन सा ट्री बनता है आप लोगों को ट्री, और कौन सा हमारा स्मॉल ट्री बनता है, कौन सा जो हमारा हर्बेशियस रहता है कि मतलब जो सिर्फ हर्ब्स जो हमारी झाड़ी होती है वो रहता है, कौन सा हमारा बड़ा पेड़ बनता है जैसे डायोसिस हो गया, एवरग्रीन हो गया। ठीक है, वापस इन्होंने ट्री को भी 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है। ठीक है, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का डेसिडियस और एवरग्रीन। डेसिडियस मतलब क्या होता है कि जो हमारा पतझड़ होता है, कि जो हम लोगों का जो फ्रूट है, जो हमारा जो प्लांट है, जो हमारा फ्रूट क्रॉप है, वो क्या करता है कि अपनी पत्तियाँ झाड़ देता है।
जैसे विंटर सीजन के अंदर डोरमेंसी में चला जाता है, अपने आप की पत्तियां झाड़ देता है, तो वो हो गया डिसिडस जो पतझड़ होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एप्पल हो गया, पियर पीस हो गया हम लोगों का, ये क्या करता है कि अपने लीफ फॉल होता है वो कर देता है, डोरमेंसी के अंदर चला जाता है, अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए या स्पेशल कंडीशन से, मतलब जो हार्डी वेदर कंडीशन होती है उनको बचाने के लिए अपने आप को क्या करता है कि वो लीफ फॉल कर देता है, ताकि उसका जो रेट ऑफ जो है वो अपने आप को बचा पाए। उसके अंदर सेल्स, जैसे मैं अगर बात करूँ जो ज़्यादा ठंडे में जो होते हैं वो क्या गिरा देते हैं अपनी सेल्स के अंदर होता है जो वाटर जो फ्रोजन हो जाता है उसके अंदर जम जाता है, उसके कारण क्या होता है सेल फट जाती है तो पूरा प्लांट मर सकता है। उसके कारण क्या करता है वो लीफ फॉल कर देता है अपनी, लीफ फॉल कर देगा सीधा, तो उसके अंदर जो है वो ठंड गिर नहीं पाएगी, पाले वगैरह जो पाला वगैरह है, ओस वगैरह जो गिरता है, बर्फबारी होती है वो नहीं गिर पाएगा, उसके कारण अपने आप को बचा पाता है। तो ये होता है डिसोडियस टाइप का नेचर, जो पत्ते हैं वो झाड़ देता है, तो डिसोडियस टाइप का नेचर होता है। ठीक है, इसके अंदर एप्पल, पियर, क्वींस आप लोगों का आगे जो भी ठंडे इलाके में जो हम लोगों को होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एवरग्रीन की बात करते हैं। जैसे एवरग्रीन जो हमेशा हमेशा हरा भरा रहता है, आप लोग कभी भी जाके देखिए आम का जो बाग है वो कभी आप लोगों को ऐसा सूखा नहीं दिखेगा जिसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं हो, आप लोगों को उसके अंदर हमेशा पत्तियां दिखेगी, आपको हरा भरा हमेशा दिखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सपोटा का आप देख सकते हो, गवा हमारा जो अमरूद होता है वो भी आप लोगों को हमेशा हरा भरा दिखेगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल इसके अंदर आप लोग ये भी कर सकते हो, आप लोगों का जो बनाना होता है वो भी एवरग्रीन के अंदर आता है। और एक चीज़ ये है कि आप लोग इसमें यहीं पर क्लियर कर देते हो आप लोगों का डेसिडुअस और एवरग्रीन का क्या होता है। डेसिडुअस का सीधा पूछ लेता है प्लांटिंग टाइम होता है वो कब होता है। हम लोग इसको जो है वो फेब मार्च के अंदर हम लोग इसको ग्रो करते हैं डेसिडुअस को हम लोग जो पतझड़ है, क्योंकि ये डोरमेंसी से रिकवर करके अपनी न्यू ग्रोथ की, मतलब जो होता है ना कि टाइम होता है कि भाई ठंडा कम हो गया और गर्म स्टार्ट हो गया, गर्म ऋतु चालू होने लग जाती। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि डेसिडुअस का टाइम कौन सा होता है, प्लांटिंग टाइम होता है, वो आप लोगों का फेब मार्च होता है, और एवरग्रीन का होता है आप लोगों का जून जुलाई। ये सीधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा प्लांटिंग टाइम की, भाई डेसिडुअस का प्लांटिंग टाइम कब होता है और एवरग्रीन का टाइमिंग कब होता है। तो डेसिडुअस का हो गया आप लोगों का फेब मार्च के बाद आप इसका प्लांटेशन कर सकते हो, और एवरग्रीन का फिर आप एवरग्रीन होता है वो जून जुलाई, बारिश का टाइम रहता है, वो बेस्ट टाइम रहता है इनका प्लांटेशन करने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। किसी की भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, वीडियो में अगर कोई भी समझ में, अगर हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों के और बेटर, अगर कोई भी डाउट है तो सब बच्चों को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है भाई कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं, आप इस तरह से और कीजिए। तो अगर आप जिस तरह से आप हमें बताओगे तभी हमें भी पता चलेगा कि भाई आप लोगों को कहाँ पे हम लोगों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग आपका सजेशन नहीं दोगे कि सर इस तरह से लेकर, हम लोग हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि भाई एग्ज़ाम में मदद कर पाए, और हम एक गेस्ट पेपर भी आप लोगों का जल्दी बना रहे हैं कि भाई एग्जाम से पहले ये पढ़ के जाना, पर उससे पहले एक वन शॉट सीरीज़ जो हम लोग लेक्चर है वो कर देंगे। ठीक है, हमने जो टिक मार्क रखा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के चले जाना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वापस स्मॉल फ्रूट हो गया, जो हमने बोला था ना कि हार्डी के बेस में जो ट्री में कौन कौन सा हो गया। स्मॉल में जैसा डेसिडुअस की बात करो तो आपका रेसबेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, एवरग्रीन में हो गया वेस्ट इंडियन चेरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस सीधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि डेसिडुअस क्या होता है और एवरग्रीन क्या होता है। ठीक है, और सीधा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोगों का है कि ये फोटोप्रिज्म क्या है, कि आप लोगों का जो प्लांट है उसको फ्रूटिंग में आने के लिए, उसमें फ्लावरिंग आने के लिए कितना लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारी इसके अंदर फोटोप्रिज्म के अंदर आ जाता है। जैसे लॉन्ग डे प्लांट हो गया तो मोर देन 10 आवर्स, 10 to 11 आवर्स की अगर ज़्यादा 11 आवर्स से अगर ज़्यादा की रिक्वायरमेंट तो वो लॉन्ग डे के अंदर आ गया। आपका शॉर्ट डे के अंदर आ गया, मतलब 8 से 10 घंटा जिसको शॉर्ट डे रिक्वायरमेंट होती है पर डे के अंदर, कि 8 से 10 घंटा अगर आएगा तभी वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग और अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, शॉर्ट डे न्यूट्रल प्लांट्स होता है जिसको लाइट की इंटेंसिटी से, लाइट का कितना ड्यूरेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइट इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग डे में होता है कि अगर इतना टाइम टेम्परेचर उसको, इतना जो सन की रेज है, इतना जो हीट है वो नहीं मिला तो अपना जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उसका एग्जांपल याद कर लेना, सीधा आ जाएगा। लॉन्ग डे का एग्जांपल दो तो आपका पैशन फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, इसको लॉन्ग डे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ही होती है। अगर जब तक उसको इतना टेम्परेचर नहीं मिलता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर में उतना लाइट नहीं मिलता है तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, शॉर्ट डे की अगर बात करो तो हो गया स्ट्रॉबेरी। सीधा क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रॉबेरी इज द टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ फोटोप्रिज्म, की मतलब कि स्ट्रॉबेरी के अंदर कौन सा फोटो जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है, कि किस कारण होता है। स्ट्रॉबेरी किसके अंदर आती है, तो आप लोगों का शॉर्ट डे प्लांट है उसके अंदर आता है। सीधा स्ट्रॉबेरी का तो पूछा ही जाता है, हाँ स्ट्रॉबेरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और एप्पल का आपका पूछ जाएगा कि भाई लॉन्ग डे के अंदर एप्पल आता है। ठीक है, और डे न्यूट्रल के अंदर आप लोगों का आ गया गवावा और बनाना और पपैया। ये आप लोगों का डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आ गया कि भाई जिसको कोई लाइट की इंटेंसिटी की जरूरत से इफेक्ट नहीं करता है, डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आप लोगों का आ गया। ठीक है, आप लोगों का टोमेटो भी इसके अंदर ही आता है। वेजिटेबल्स की अगर बात करें पर यहाँ पे हम लोग फ्रूट की बात करें। ठीक है, अब लोग हम बात कर देते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फ्रूट बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट्स। ठीक है, ओल्ड सीजन ग्रोथ, फिर हो गया करंट सीजन ग्रोथ, टर्मिनल। पहले इसमें से देखिए, इसमें भी 3 डिवाइडेशन कर रखा है, टर्मिनल, बियरिंग हैबिट्स, एक्सिलरी, बर्ड हैविंग और मिक्स्ड। ठीक है,
टर्मिनल होता है कि जो हमेशा टर्मिनल पोर्शन जो होता है कि आपके जो टॉप पोर्शन होता है, टिप जो पोर्शन होता है उसके अंदर आएगा। एक्सिलरी बर्ड्स जहाँ से आप लोगों का निकलता है, आप लोगों ने जो स्टेम देखी हो कि इसके अंदर एक्सिलरी बर्ड वगैरह होती है कि वहाँ से जो है वो फ्रूटिंग करेगा। टर्मिनल में मतलब ये हो गया कि आप लोगों का ये ब्रांच है तो इसका जो एंड पोर्शन होता है कि यहाँ से आप लोगों का ये आम का लगा, या फिर एक्सिलरी में क्या होता है कि यहाँ से आपके एक्सिलरी बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है और यहाँ से आपका फ्रूट हो रहा है। ठीक है, आप तरह से स्टेम से समझ लिए, यहाँ पे लगा फ्रूट तो ये ऊपर जा रही है, पर ये टर्मिनल पोर्शन, यहाँ से आप लोगों का एक्सिलरी बर्ड है और यहाँ से आप लोगों का फ्रूट लगा तो ये एक्सिलरी हो गया। ठीक है, मिक्स्ड बेरिंग होने मतलब कि टर्मिनल से भी आ सकता है और एक्सिलरी से भी आ सकता है, दोनों तरफ में आ सकता है। ठीक है, उसमें भी वहाँ पे डिवाइडेशन है कि ओल्ड सीजन ग्रोथ पे कौन सा आएगा और करंट सीजन ग्रोथ पे कौन सा आएगा। ओल्ड सीजन मतलब कि जो 1 साल से पुरानी ब्रांच हो, जिसके अंदर जो अभी रिसेंट के सीजन की नहीं हो, पुराने सीजन के, उसके ऊपर ग्रोथ लगे। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया और लीची हो गया। इसके अंदर आप लोगों की ओल्ड सीजन की ग्रोथ है उसी के ऊपर हमेशा होगी। ये नहीं कि आप लोगों ने अभी काट दिया और चाड़ो न्यू ग्रोथ पे आप लोगों का देखने को मिलेगा, वो कभी नहीं आप लोगों का बेरिंग करेगा। ऑलमोस्ट पिछले साल सीजन की आप लोगों की होनी चाहिए, वन ईयर या 1 सीजन ओल्ड आप लोगों का जो है वो ब्रांच होनी चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों का ग्रोथ देखने को, आप लोगों को जो फ्रूट है वो सेट होगा। ठीक है, उसके बाद करंट सीजन ग्रोथ में मतलब कि इसी सीजन की ग्रोथ होगी, उसके ऊपर कौन सा आएगा, आप लोगों का जैक फ्रूट हो गया, उसके अंदर जैक फ्रूट हो गया, पिकानट हो गया और लोकट हो गया। ठीक है, आपकी करंट ग्रोथ होगी उसके ऊपर आएगा। एक्सिलरी बर्ड के ऊपर कौन कौन सा आ गया करंट सीजन ग्रोथ में, वापस बात करता हूँ, कवावा हो गया। कवावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद कर लेना कि हमेशा इसलिए कवावा हम लोग देखते हैं कि हार्ड प्रूनिंग करते हैं। हार्ड प्रूनिंग किस वजह से करते हैं कि कवावा की जो है वो हैबिट है बेयरिंग हैबिट, क्योंकि उसके अंदर जितना भी फ्रूट प्रोडक्शन होगा वो हमेशा से नई बेयरिंग जो ब्रांचेस है उसके अंदर ही आप लोगों का जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा कवावा में हार्ड प्रूनिंग करते हैं ताकि उसमें नई ग्रोथ आए और हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज नहीं हो, काफ़ी अच्छा मिले। वो पुरानी ब्रांच पे प्रोडक्शन ग्रोथ आएगा, फ्रूट आएगा, पर इतना जो नंबर ऑफ जो फ्रूट की सेटिंग होना चाहिए या जो नंबर ऑफ फ्लावरिंग होना चाहिए वो नहीं आता, इसलिए हम उसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं और उसके अंदर हम लोगों का अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हर साल हम उसके अंदर हार्ड प्रूनिंग करते हैं। जैसे हम लोगों का बेर भी हो गया तो बेर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का हार्ड प्रूनिंग करते रहते हैं। ठीक है, अप्रैल मई के अंदर हम लोग उसका हार्ड प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया ओल्ड सीजन के अंदर। ओल्ड सीजन के अंदर किस आ गया, एप्पल आ गया, पियर आ गया, पीच, प्लम, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है ये याद कर लेना आप सीधा भाई, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बस बता दिया कि भाई कि टर्मिनल बियरिंग क्या होती है, एक्सिलरी बियरिंग क्या होती है, मिक्स बियरिंग क्या होती है। ठीक है, बस ये मैं बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकता हूँ, पर एग्जांपल तो आप लोगों को ही याद करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स में सारा एग्जांपल ही जितना यहाँ पे क्लासिफिकेशन में अगर एग्जांपल याद करोगे तो वही है, उसका अल्टरनेट तो मेरे पास भी कुछ नहीं। बस मैं आपको इसको समझा सकता हूँ कि भाई कि ओल्ड सीजन क्या होता है, करंट सीजन ग्रोथ क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड ये क्या होता है। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, इतना कोई हेडेक नहीं है। बस 1-1, 2-2 एग्जाम्पल आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दे रखा है इन लोगों ने, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लावर बर्ड एंड काइंड ऑफ फ्लावर बियरिंग ऑफ शूट्स। इसको आप स्किप कर दीजिए, आप लोगों के लिए काम नहीं है, जो आगे एग्जाम में कॉम्पिटिशन उसमें आता है नहीं, ये आप लोगों के काम करनी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, बेस्ड ऑन फ्लावरिंग हैबिट्स। ठीक है, एवरी फ्लावरिंग फ्रूट्स, नॉन सीजनल फ्लावरिंग फ्रूट्स, इससे भी इतना नहीं बनता है। क्लासिफिकेशन फ्रूट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, नहीं ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट है, बस इसका याद कर लीजिए। स्पेडिक्स जो है किस किस का पूछा जाता है, हाइपोडिनम। ठीक है, 2 चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाइपोडिनम जो आप लोगों का फीक और पोमग्रेनेट है उसका है, स्पेडिक्स। इसके लिए अलग से मैं एक टेबल दे दूंगा आप लोगों को, इसमें आप लोग स्किप कर सकते हो कि इन्फ्लोरेंस वगैरह कैसे क्या। मेरे पास एक अलग से एक जो नोट्स है उसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, तो वो आप लोगों को मैं इस व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा। अभी के लिए यहाँ पे आप लोग इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इन डिटेल जाना पड़ेगा, तो अभी इतना अपने पास टाइम नहीं कि इन डिटेल में जाऊँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सिस्टम विद मूवमेंट एंड। ठीक है, हाँ एक आपका दे रखा है यहाँ पे पोलिनेशन के टाइप में दे रखा है। सर लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, पर मैं आपको सीधा बताता हूँ। क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन दे रखा है आप लोगों का। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन वही आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर कि खुद का जो पोलन है उसी के अंदर गिर जाए और पोलिनेशन हो जाए, वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन होता है कि जो पोलन दूसरी जगह से आया उसके अंदर पोलिनेशन हो गया, वो तरह से होता है। ठीक है, पर अब वो बचपन के टर्म्स हो गए। अब आपको याद रखना है कि अगर अब यहाँ पे कहीं पे आ गया कि ऑटोगेमस क्या होता है, तो अब याद रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन को ही ऑटोगेमस कहा जाता है। अब यहाँ पे नहीं लिखा आएगा सेक्सुअल, नहीं सेक्सुअल क्या, सेल्फ पोलिनेशन। अब
जो बचपन में था अब आता रहता था, जो हम लोग 8th 12th तक पढ़ के आए उसके अंदर सेक्सुअल आ जाता था। पर अब हम लोग कॉलेज में आ गए, हम लोग थोड़ी सी हायर एजुकेशन के अंदर आ गए, तो हम लोगों का होना चाहिए कि अब सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमस भी कहा जाता है। अगर कहीं पे लिखा गया कि ऑटोगेमस पोलिनेशन, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो क्या आ गया, नो टर्म आ गई। तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजी होती है वो पता होनी चाहिए, किस टर्म को क्या बोलते हैं, किसका क्या और प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। ये आप तो को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से होगा, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमस बोला जाता है। यही क्रॉस पोलिनेशन को देख रखा है एलोगेमस, एलोगेमस पता होना चाहिए कि एलोगेमस लिखा गया मतलब कि वो क्रॉस पोलिनेशन के लिए बात कर रहा है। आप लोगों को घबराने नहीं वहाँ पे कि नई टर्म आ गई। ये टर्म्स आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे या फिर हम जो नोट्स भेजेंगे उसको आप देखोगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप डेली लाइफ में यूज़ भी करोगे तो अब ठीक है, क्योंकि अब कॉलेज लाइफ आ गई तो अब वही नहीं है कि सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन आप लोगों को पूछेगा, ये सब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीधा आप लोग क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इसके अंदर आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन पोलिनेशन के बेस पे दे रखा है, जैसे कि एंटोमोफिली। एंटोमोफिलस मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों का इंसेक्ट वगैरह के जितना भी मतलब कीटों के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम एंटोमोफिलस आप लोगों का पोलिनेशन बोला जाता है। आप लोगों को सीधा पूछ जाएगा भाई कि एंटोमोफिलस या जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको एंटोमोफिलस हम लोग बोलते हैं। एनिमोफिलस क्या होता है, जो आप लोगों का विंड के द्वारा होता है ना, जो जो एनिमोमीटर वगैरह हम पढ़ते हैं, वायु का विंड वेन वगैरह हो गया, तो एनिमोमीटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा एयर से जो पोलिनेशन होता है, द पोलिनेशन हैज़ डन बाय द एयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एनिमोफिलस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिमोफिलस हो गया, ठीक है। ऑर्निथोफिलस मतलब क्या होता है बर्ड्स, ऑर्निथो मतलब क्या होता है बर्ड्स, जो भी पोलिनेशन हम लोग बर्ड्स के द्वारा होता है उसको ऑर्निथोफिलस बोला जाता है। और भी आप जैसे का होता है कि जैसे जल के द्वारा, अगर वाटर के द्वारा आपका पोलिनेशन हो रहा है, जल के द्वारा पोलिनेशन अगर हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलस, आपके उसका क्या बोला जाता है हाइड्रोफिलस। बर्ड्स के द्वारा हो गया, ठीक है। हाँ, इतना ही पूछा जाता है, इतना डिटेल आप लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है। ये लगभग मैंने सारा क्लियर कर दिया आप लोगों का। मेन ये है कि एनिमोफिलस, एंटोमोफिलस, और बर्ड्स के द्वारा आप लोगों का होता है, वाटर के द्वारा होता है हाइड्रोफिल्स, ठीक है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी टर्म्स हो सकती है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कोई छूटा तो नहीं। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बर्ड, नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों का, इसको आप स्किप कर सकते हो 11th पॉइंट को, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्डनिंग ऑफ स्किन, कि वही हाँ कि मतलब फ्रूट है उसको आप बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के पता कर सकते हो कि भाई आप लोगों को उसका हार्ड स्किन है या सॉफ्ट स्किन है, ठीक है। हार्ड स्किन के अंदर आ गया, देखिए बाहर से आप उसको छुओगे उसकी स्किन को तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो हार्ड है। जैसे वुड एप्पल हो गया, हमारा बेल हो गया, हम लोग जो बेल होता है उसको देखते हैं तो कितना हार्ड होता है, उसका बाहर का जो आउटर शेल होता है वो कितना हार्ड होता है, तो वो एक हार्डी हो गया। सॉफ्ट फ्रूट के अंदर आपका पपीता और सपोड़ा, चीकू को आप देखते हो जब पक जाता है तो सीधा सा उसको प्रेस करोगे तो ईजिली प्रेस हो जाता है वो ईजिली, ठीक है। अब पपीता भी देखते हो तो ज़्यादा पक जाता है तो पूरा एकदम हल्का सा प्रेस करने में भी डैमेज होता है, ऊपर से नीचे गिरता है उसमें भी फूट जाता है, मतलब कि पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ये इसका बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है आप लोगों को। टच के आप लोगों का इतना सा है कि आप सेंस कर सकते हो कि कौन सा हार्ड है, वो आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, इतना ऊपर से देखना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ नंबर ऑफ ओवरीज इंक्लूड, ठीक है। टाइप्स ऑफ, हाँ ये जो टेबल है वो ये भी मैं अंदर आपके उसके अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका साइनस और सोरोसिस का, सीधा एग्जाम्पल आएगा। मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट का एग्जाम्पल सीधा पूछेगा आप लोगों को, और ये पूछ लेगा कि फिग का टाइप कौन सा होता है जिसके अंदर कंपोजिट फ्रूट है, तो इसके अंदर साइनस है या सोरोसिस है, ठीक है। ये आप चीज़ देख लेना दोनों का, इसके एग्जाम्पल याद करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिग का हमेशा पूछता है और इसके दोनों के एग्जाम्पल हमेशा पूछेगा आप लोगों से एग्जामिनर, कन्फ्यूज हो जाते हो, दोनों का टर्मिनोलॉजी सेम है, अनाउंसमेंट आपको सेम लगेगा सुनने में, प्रॉपर मीनिंग मिस्टेक अगर नहीं पढ़ के गए तो आप लोगों को यहाँ पे गलत करके आओगे। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये जो टाइप सी है मल्टीपल ये फिग वगैरह है, ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो हम लोग हमारे ग्रुप के अंदर डालते हैं, तो इस हमारे ग्रुप में जुड़िए। मैं अभी आप लोगों को साइनोसिस और मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट्स क्या होते हैं वो सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वन शॉट सीरीज़ के अंदर हम लोगों का इतना नहीं है कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं और हम लोगों के पास भी नहीं है कि क्योंकि लेक्चर सीरीज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो सीधा आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसका एग्जाम्पल यूज़ करके चले जाना। वो जो क्लासिफिकेशन है जैसे कि बालूस्टा हो गया, पोम हो गया, ड्रूप हो गया, स्प्रेडियम हो गया, नट ये हो गया, कैप्सूल हो गया, किसका कैप्सूल होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ग्रुप से इसको पढ़ लें, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लें। बाकी अगर हम डिटेल लेक्चर सीरीज लेके आएंगे तो उसके अंदर हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आपको डिटेल में, सीधा एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जामिनर,
आपको एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। और अब जो भी बच्चे जो है वो 11th-12th एग्रीकल्चर से, तो उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, जिन्होंने ZCUT के आप लोगों ने एग्जाम क्रैक करके आया, तो इतना सा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे मेनली जो होता है ना नीट के थ्रू, अगर नीट में नहीं हो तो फिर CUT के थ्रू इधर आते हैं, उन बच्चों को दिक्कत आती है, पर उन्होंने भी अपनी बायोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, बायोलॉजी के अंदर था ये पोर्शन, आप लोगों को उसमें बायो वालों को भी कोई इतना दिक्कत नहीं आएगा। बस एक बार आप रिवीजन करोगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। बेस ऑफ प्लेसेंटा वाला पोर्शन भी आप लोगों के बायोलॉजी में था कि भाई एक्सिल कौन सा होता है, मार्जिनल कौन सा, पेरिनल, बेसल, सीधा एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है। सीधा एग्जाम्पल याद करना, एक्सेल प्लांटेशन कौन सा, ये प्लेसेंटेशन कौन सा होता है, बेसल में कौन सा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर देना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पैटर्न, सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ किसका होती है, डबल कर्व सिग्मोइड, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद कर लेना कि जो ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ है वो किस फ्रूट के अंदर देखने को मिलती है, वो आप लोगों के कीवी फ्रूट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिलती है आप लोगों के, वो है कीवी। एग्जाम में अगर पूछेगा, अगर थोड़ा सा लेवल का पेपर बनाता है, तो ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिलती है, तो आप लोगों को कीवी फ्रूट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ये शेड के अंदर कि भाई कौन सा हाईली शेड है, वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो छाया में ज़्यादा कर सकता है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, PDF मिल जाएगी उसको, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का, बेस्ड ऑन द एसिड टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है। स्लाइटली टॉलरेंट, एसिड सॉइल, मॉडरेट, ठीक है। कि जो आपकी सॉइल की जो एसिड है, सॉइल के अंदर जो एसिड होता है ना, जैसे कि एसिडिक सॉइल होती है, उसको कौन टॉलरेट कर सकता है, स्लाइटली, मतलब कि थोड़ा कम, अगर नॉर्मल रेंज तक है तो चल जाएगा। तो उसमें अंदर कौन किस प्लांटेशन, कौन से फ्रूट क्रॉप को आप ग्रो कर सकते हो, जैसे हो गया मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, बनाना हो गया, गवावा, पपाया, एप्पल, पियर, पीच, ठीक है। नहीं, पीच और कीवी हो गया, एप्पल, पीच और कीवी हो गया, ठीक है। मॉडरेट के अंदर, टॉलरेट के अंदर कि भाई ठीक ठाक है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, ज़्यादा हाई के अंदर भी नहीं करेगा। मॉडरेट के अंदर कौन कार्ड ग्रो कर सकता है, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जेक हो गया, एवोकाडो हो गया, लीची हो गया, लोकेट हो गया, ठीक है। मॉडरेट एसिडिक सॉइल के अंदर हम लोगों का साइली टॉलरेंट टू द एसिडिक सॉइल, एसिड सॉइल की मतलब कि हाँ कुछ उसका में एसिडिक सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर एसिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, उसका पीएच काफ़ी ज़्यादा वो है, पीएच में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन, तो उसके अंदर हम लोगों का कौन सा होता है, वुड एप्पल हो सकता है हमारा उसके अंदर, ठीक है। बेल हो सकता है हम लोगों का, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, ठीक है। याद रखना, स्ट्रॉबेरी पूछ सकता है आप लोगों को। हाईली सोल्ट टॉलरेंट कौन सा होता है, तो उसके अंदर हम ओनली बेल वगैरह है, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। टॉलरेंट टू द एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। गवावा हो गया, रेड पाम हो गया, अनोला, कस्टर्ड एप्पल, कोकोनट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जो हमारी वेस्टलैंड है, जो हमारे बंजर ज़मीन पड़ी है, उसके अंदर हम लोग आंवला वगैरह लगाते हैं, क्योंकि आंवला हमारा एक हार्डी क्रॉप है। वो आंवला है वो लंबे, तो हम लोग मतलब कोई से भी सॉइल के अंदर लग सकता है, वो एसिडिक सॉइल के अंदर। ऑलमोस्ट आप उस आंवला और डेट पाम को 8 pH तक, 8 आपका जो pH है उस तक आप लगा सकते हो, 8 से 8.5 pH तक आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव टॉलरेंस ऑफ बेस्ड ऑन रिलेटिव एंड सॉल्ट टॉलरेंट, मतलब कि वो एक कि जो नमक के जो आपके लवणी है, जो आपके सॉइल में सॉइल टॉक्सिसिटी है, उसके बेस पे कौन कर सकता है, हाईली टॉलरेंट कौन कर सकता है, डेढ़ पाम हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, गवावा हो गया, बील हो गया। इसलिए हम बोलते हैं राजस्थान एरिया में जो हम लोग हैं वहाँ पे हम खजूर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। बेर भी लग सकता है आप लोगों का, जो डेढ़ पाम है वो लग सकता है। उसके अलावा आप लोगों का आंवला लग सकता है उसके अंदर, ठीक है। बेल भी लग सकता है काफ़ी अच्छा, नरेंद्र बेल वगैरह हमारा जो है वैरायटी डेवलप है। बहुत सारी वैरायटी डेवलप हो गई है अब जो उस एरिया में लग सकता है। पर्टिकुलर भी रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर कि भाई सॉल्ट वैरायटीज़ हो गई, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, अलग अलग न्यूट्रिशन, अलग अलग सॉइल के अकॉर्डिंग हम लोग वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सेंसिटिव कौन सा होता है, अगर ज़्यादा सॉइल है तो आप लोगों का मैंगो, सिट्रस, एप्पल, एवोकाडो, पेरी, स्ट्रॉबेरी नहीं लगता है। हम लोगों के कॉलेज में जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे हम लोगों के मैंगो के प्लांट लगाए थे, पर हाईली सॉल्टी होने के कारण वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाए। एक सॉल्टी होता है ना कि वाइट कलर की पपड़ी जो आती है वो जम जाती है उसके ऊपर, आप लोगों को दिखने लग जाता है कि भाई अब इसके नमक की जो परत है वो जग जाती है। कभी आप इरिगेशन वगैरह करते हो, आप देखते होंगे कि जो सॉल्टी एरिया वहाँ पे क्या होता है कि एक वाइट कलर की जो है वो पपड़ी जम जाती है उसके ऊपर, तो वो भी आप उसे ईजिली पता कर पाते हो कि भाई इसके अंदर नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप लोगों का मैंगो, सिट्रस, एप्पल, एवोकाडो, जो मैंगो है ये नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का मतलब बहुत सारे रूट स्टॉक आ गए, पर इन जनरल ये नहीं होता है। जो आप नॉर्मल स्टॉक है, जो नॉर्मल वेराइटीज़ है नहीं आएगा, पर इन एडवांस अभी हो रहा है, धीरे धीरे रिसर्च चल रही है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा हम लोगों ने वेराइटीज़ डेवलप कर दिया है। ये इन जनरल के मैं बात कर रहा हूँ, जो उसका नेचुरल हैबिट है, जिसका नेचुरल ग्रोथ है, जिसका नेचुरल मीडिया जिसको ज़रूरत पड़ती है, उसका जो सॉइल रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी स्पेसिफिक बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई है अब,
ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्लाइमेट्रिक और कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होता है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट का जैसे क्या होता है कि सीधा क्लाइमेट्रिक फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि जैसे क्लाइमेट्रिक हो गया कि मैंने उसको किसी फ्रूट है उसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, पर उसके बाद भी वो पक जाएगा। ठीक है, अगर पेड़ से मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसका इथाइलिन जो रेट है वो तोड़ने के बाद भी बढ़ता रहा तो क्या होगा, वो पक जाएगा तोड़ने के बाद। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इसमें एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंगो हो गया तो मैंने उसको एक तोड़ दिया, तो वो ऐसा नहीं कि हम लोग मैंगो को तोड़ के पकाते हैं। फिर हो गया हमारा बनाना है, उसको ठीक है उसमें मेच्योरिटी इंडेक्स होती है, एक हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, उसको फॉलो कर दिया, उसके बाद उसको तोड़ दिया मैंने, उसको मैं अगर पकाता हूँ तो वो पक जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना पपीता जो गाँव में होता है या घर में हम लोग पपीता को क्या करते हैं, मार्केट से कच्चा लेके आ गए तो उसको कहीं होममेड वाली जगह है वहाँ पे रख दिया तो वो पक जाएगा, थोड़ा सा उसको हाई टेम्परेचर दे दिया। या फिर गाँव में क्या करते हैं कि जो गेहूँ वगैरह है उसके अंदर हम डाल देते, या फिर उसको कहीं इनक्लोज करके पेपर में रैप करके अच्छे से रख देते, क्या होता है पक जाता है। कि मतलब क्लाइमेट का मतलब ये है कि जिसको फ्रूट का हार्वेस्ट करने के बाद वो राइप हो जाता है बिना खराब हुए, क्योंकि उसका इथाइलिन रेट है वो बढ़ता है। ठीक है, बिना खराब हुए अगर उसको पक जाता है तो वो हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंदर आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट पकता है कौन सा फ्रूट नहीं पकता। इसका पीछे का रीज़न यही है कि इसका जो श्वसन है मतलब रेस्पिरेशन रेट है आप उसका इंक्रीज़ होता है, वही इथाइलिन रेट आप लोगों का इंक्रीज़ होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन और इथाइलिन इसका जो पीछे का रीज़न होता है आप लोगों का फ्रूट पकाने का। नॉन क्लाइमेटिक के अंदर ये होता है कि अगर किसी फ्रूट को हम लोगों ने तोड़ दिया तो वो नहीं पकेगा, उसमें जो इथाइलिन और रेस्पिरेशन रेट है वो नहीं बढ़ेगा, उसके कारण वो पूरा है जैसा कच्चा है तो कच्चा ही रह जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, सिट्रस हो गए, ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल हो गए, पोमग्रेनेट हो गए, ठीक है, रैम्बुटन, बेर हो गया। हम लोग क्या कहते हैं अगर बेर को अगर कच्चा तोड़ दिया तो आप देख लीजिए वो पूरा ख़राब हो जाएगा पर पकेगा कि नहीं, उस तरह से नहीं कि पड़ा पड़ा पक जाएगा, बेर कभी नहीं पकता। आप लोगों का जैसे कि सिट्रस हो गया, नींबू को कभी तोड़ के देखिए पूरा उसका स्किन है वो पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा आपस में, पर आप लोगों का पकेगा नहीं। ठीक है, ये सारा क्लाइमेट नॉन क्लाइमेटिक सीधा एग्जांपल पूछता है आप लोगों का, क्लाइमेट्रिक का एग्जांपल बताइए, नॉन क्लाइमेटिक का एग्जांपल बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ऊपर में देख लीजिए, छोटा मोटा एक आध का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फ्रूट बेस्ड ऑन स्टोरेज, हाँ सेल्फ लाइफ के ऊपर आ सकता है कभी कि भाई किसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है किसका सेल्फ लाइफ कम होता है। इतना छोटा सा एक टेबल देख लेना, उसके बाद देख लेते हैं और क्या है आप लोगों का। एडिबल पोर्शन हो गया, हाँ एडिबल पोर्शन हो गया कि भाई हम किसका कौन सा पार्ट खाते हैं, जैसे पेरिकार्प किसका खाते हैं, मेसोकार्प किसका खाते हैं, एंडोकार्प किसका खाते हैं, ब्रेक किसका खाते हैं, जूसी प्लेसेंटा हेयर किसका खाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी टेबल आप लोगों को सीधा एज इट इज़ एज टेबल पूछी जाएगी, ये टेबल भी में हम लोग आप ग्रुप में अपलोड कर देंगे, आप लोग इसमें ग्रुप के थ्रू देखिए या फिर इसी के अंदर आप लोग जो वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो। ये सीधा पूछा जाएगा आप लोगों को कि भाई कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। ठीक है, फ्लैशी थैलेमस किसका खाते हैं, सीधा एग्जाम्पल आएगा। न्यूट्रिटिव फ्रूट्स, हाँ ये आप लोगों का आ गया फिर से जो मैंने आगे बताया था कि रिसोर्स कौन सा होता है, विटामिन ए का, B1 B2 C का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। और इसमें कंपैरिजन भी दे रखा है कि भाई बेल में किस में ज़्यादा होता है, बेल में ज़्यादा होता है, कितना होता है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। तो ये भी आपको सीधा पूछा जा सकता है, जैसे कंपैरिजन आ गया कि भाई आप लोगों को बादाम में ज़्यादा होता है या जो कैशूनट है उसके अंदर होता है, दोनों में अगर दे दिया तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का दे रखा है ऐसा यूनिट जो आप लोगों की दे रखी। ठीक है, ये हमारा का मेज़रमेंट यूनिट होती है जो जो हमारा आयु यूनिट होती है उसको मेज़र करते हैं, एक मेजरिंग जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसको मेज़र करने की एक वैल्यू है उसमें मेज़र करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, सीधा आपको याद ही करना पड़ता है, हम लोगों ने भी सीधा याद किया है। पर एटलीस्ट आपको इतना अभी ये याद नहीं हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कि मैंगो में ज़्यादा होता है पपाया के कंपैरिजन में। ठीक है, या मैंगो विद द रिसोर्स ऑफ विटामिन ए कितना होता है वो भी 4800 आयु आप लोगों को पता नहीं, पर 100 ग्राम अगर फ्रूट कंज्यूम करते हो तो 4800 आयु आपको विटामिन ए का मिलता है। आयु जो हमारा है वो मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये पूरा देख लेना। उसके बाद मेजर कलर पिगमेंट्स, हाँ ये एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ से मेजर कलरिंग कंपाउंड, ऑरेंज कलर किसके कारण आता है, रेड पर किसके कारण, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ये आप लोगों ने जो है वो क्लासिफिकेशन का पिगमेंट का आपको पता होना चाहिए कि पपाया का पीले कलर किसके कारण आता है, संतरे में ऑरेंज कलर जो कलर है वो किस कारण आता है, या फिर चुकंदर का लाल कलर किसके कारण होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पिगमेंट पता होना चाहिए। पिगमेंट का पूरा एक इंडेक्स बना होता है, सीधा पूछ लेता है आप लोगों को भाई कि पपाया में कैसा होता है, जैसे वेजिटेबल में बात करें कि चिल्ली का है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट की, मतलब कि एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का है एरोमेटिक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट है, जैसे एप्पल राइप होता है वो किसके कारण, कौन सा कंपाउंड होता है, इथाइलिन 2 मिथाइल बायोरेट के कारण होता है, ठीक है। एप्पल ग्रीन जो कलर होता है उसके कारण होता है हेक्सेनल 2 हेक्सेनोल के कारण होता है, ठीक है। बनाना में जो ग्रीन कलर होता है 2 हेक्सेनोल के कारण, मतलब कि जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो फ्रूट का होता है उसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, जैसे कि कलर के लिए रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है। एक एरोमा के लिए आता है कि जैसे राइप बनाना होता है उसमें जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, जो हम लोगों को पका हुआ बनाने की जो खुशबू आती है वो किसके कारण होता है, यूजिनोल के अंदर आती है। जो बनाना ओवर राइप हो जाता है, जो ज़्यादा पक जाता है, वो किस वजह से होता है, आइसोपेंटेनॉल की वजह से होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग ग्रेप फ्रूट का दे रखा है, लेमन का होता है सिट्रल होता है, ठीक है, ऑरेंज का वेलिसिनन होता है, ये अलग अलग दे रखा है। आप लोग तो सिर्फ बनाना का याद रखना, बहुत इन जनरल पूछ लेता है, कभी पूछा हुआ नहीं, ठीक है। ये 7वां इंपॉर्टेंट, एरोमा टेस्ट किसकी वजह से होता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंपाउंड है इसके अंदर होना चाहिए। बिटरनेस भी कोई इसमें यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीप्लॉइडी लेवल, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पॉलीप्लॉइडी लेवल, पर इसको भी अपन अगर समझने बैठे कि यूप्लॉइडी क्या होता है, एनीप्लॉइडी क्या होता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम एक शॉर्ट अलग से लेके आएंगे भाई, आप लोगों को एक शॉर्ट क्लिप लेके आएंगे भाई एनीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। पर एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है कि जो पूछा गया हुआ है वो आता है कि एनीप्लॉइडी जो है वो पूसस रीजन जो गाँव का ड्राफ्ट रूट स्टॉक है किसके अंदर एनीप्लॉइडी पाई जाती है, या फिर ऐसा आया क्वेश्चन ये आया था कि पूसस रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनीप्लॉइडी का जो था 3 से 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर हम लोगों को टिक लगाना था, एनीप्लॉइडी टिक मार्क करना था, तो ये पूछ सकता है। पर इसका कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आएंगे कि एलोप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी अगर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन डीप तो जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, एक शॉर्ट क्लिप्स हम लेके आएंगे जिसके कारण आपको पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा लाइक जेनेटिक्स का टॉपिक हो गया तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, या कवर करने की कोशिश करेंगे अलग प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे पर हम अलग वीडियोज़ के थ्रू करेंगे, ताकि अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स है तो आप लोगों को इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, ये आपके आगे तक काम आने वाला है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है वो हम अलग से लेके आएंगे आपके साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका लास्ट क्लास है वो है कॉम्पिटेंट रिलेशन जीनोम, ये भी वापस आप लोगों का वो आ गया, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आप लोगों के लिए स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आज के लिए इस पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो काफ़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और हम लोगों का था कि हम एक वन शॉट में आप लोगों का क्लियर करें, पर फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर मतलब कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक नाम है, पर इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हम लोगों को सिलेबस में भी डिस्कस किया, तो उसको सारा कवर करना एक वीडियो में शायद पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे देखते देखते, तो इसलिए हम सोचे कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। हम लोगों को था एक ही के अंदर कवर करने के लिए, पर बहुत ज़्यादा टॉपिक होने की वजह से इतना लंबा शायद हमारे लिए भी रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अभी हम लोग इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग एक बार आपका है वो इतना सा कवर किए हैं, यहाँ तक आप लोगों का जो भी बेसिक क्लासिफिकेशन था, उसके आगे में हम लोग ऊपर से जो भी लाइट मैनेजमेंट टॉपिक होगा उन सबको कवर करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों का फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट डे था, तो इसलिए हमने सिलेबस भी डिस्कस किया इन डेप्थ। मैंने आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था वो समझाने की कोशिश की, आगे में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतना कोई कॉन्सेप्टल नहीं टॉपिक है, तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी करेंगे। अब तो पार्ट 2 में हम लोग आपको उसका जो जितना भी बचा और रेस्ट आपका पार्ट है उसको कवर कर देंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों का जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन था, डेफिनेशन थी और जो सिलेबस था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो कैसी लगी और कहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया भाई कि सर हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम लोगों को ये डाउट है, आप इस तरह से अगर समझाएंगे तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग हमें से कमेंट्स करके बताएंगे कि सर आप लोग इस तरह से पढ़िए, तो हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके कहीं पर भी डाउट है तो हम लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग एनी टाइम आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही बैठे रहते हैं, कि हम लोगों का यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों का एग्जाम में हेल्प हो जानी चाहिए। हम लोगों से जितनी कोशिश होती है हम लोग उतना कर रहे हैं। आप लोगों की और भी कोई सजेशन हो कि सर इस तरह से ये लेके आइए, इसके ऊपर लेके आइए, जो भी आप लोगों के मन में सजेशन है कि सर इस तरह से करिएगा तो हम लोगों को और बेटर होगा, हम लोग इसमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हम लोग भी हमारी तरफ से आइडियाज़ सोचते रहते हैं कि बच्चों के लिए ये करे वो करे, पर आप लोगों के पास भी कोई हो कि सर इस चीज़ पर हमें इस पे पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर हमें कमेंट कीजिए ताकि हम लोगों को आइडिया हो सके। और आप हमारी एक नई सीरीज जो हम लोगों ने चालू की उस पर आप अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग इतना घंटों आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग करके जो वीडियो डालते इतनी मेहनत लगती है एडिटिंग करने में सब कुछ, तो वो हमें लोगों को फिर एक आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो हमें भी फिर अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों का रिस्पॉन्स है, बच्चों को हमारी वीडियो बच्चों तक पहुँच पा रही है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो आप सारी चीज़ अगर हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा से लाइक होंगे, तो उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच पाएगी जिनको वास्तव में इस वीडियो की